अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नजमा स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल ज़िद या इश्क आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके हमें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। शाह साहब, गाड़ी तैयार है, आ जाएं। वो काली शलवार कमीज में कंधों पर काले रंग की शॉल ओढ़े खिड़की से बाहर का नजारा कर रहा था जब बख्शू हाशिम शाह का खास मुलाजिम उसे गाड़ी तैयार होने की इत्तला देने आया था। चलो। वो मुड़ा और सेंट्रल टेबल पर पड़ा अपना मोबाइल हाथ में लिया और बाहर निकल आया। तभी बख्शू चलते चलते रुका। वो शाह साहब, आपने जिस लड़की के बारे में पता करने को कहा था उसका पता लग गया है। अब वो हाथ बांधे खड़ा था। हाँ, तो ये तो तुमने खुशखबरी सुनाई। कौन है, क्या करती है? उसकी आंखों में यकदम चमक आ ठहरी थी। आती भी क्यों ना, वो दुनिया की वाहिद लड़की थी जो उसे पसंद आई थी। शाह साहब, उसका नाम उर्वा गाजी है। बाप का नाम गाजी अहमद है और बैंक में मुलाजिम है। एफएससी की तालबा है। उसको पेंटिंग का बहुत शौक है। उस दिन भी वो पेंटिंग के सिलसिले में आर्ट गैलरी गई थी। बात करते हुए उसकी नजरें जमीन पर गड़ी थी। बात करते हुए कभी कभी नजर उठाकर देख लेता और फिर सर झुका लेता। उसका मुलाजमों पर रो भी इतना था। ठीक, मुझे उससे मिलना है। उसका फोन नंबर और एड्रेस तो लिया होगा तुमने? उसने कुछ सोचते हुए पूछा। जी शाह साहब, बख्शू हक लाया और हाशिम के माथे पर बल पड़े। जी है तो सही, पर क्या पर? वो बेजार हुआ। वो आप उसे उसके घर में क्यों मिलेंगे? बात करते करते बख्शू ने हाशिम को नजर उठाकर देखा और हाशिम के माथे के बल देखते गड़बड़ाकर बात बदल गया। मेरा मतलब है कि किसी आर्ट शो में मिल लीजिएगा, उसके घर में मिलना मुनासिब नहीं होगा। उसने जल्दी से बात संभाली, वरना हाशिम शाह का क्या भरोसा सूली पर लटका देता। ठीक है, पर मुझे वक्त और जगह बता देना और उसका नंबर भी दे दो। कुछ सोचते हाशिम ने उसे एक नया फरमान जारी किया और बख्शू गर्दन हिलाकर हुक्म बजा लाया। अजीम शाह कराची के एक जाने माने बिजनेसमैन थे। हाशिम शाह उनका इकलौता बेटा था। ऊंचा लंबा कद, गंदमी रंगत, ब्राउन बाल, हल्की सी शेप के साथ घनी मूछें जिन्हें बड़े अंदाज से तराशा गया था। बेशक वो एक वजही मर्द था। लाडला होने की वजह से बहुत जिद्दी तबीयत का मालिक था। फातिमा शाह की तो उसमें जान बसती थी। आजकल वो उसकी शादी के लिए परेशान थी, मगर वो हाथ ही नहीं आता था। उसे फिलहाल शादी में दिलचस्पी नहीं थी और वो मुसलसल इनकार कर रहा था। मगर कब तक? कुछ दिन पहले वो अपने एक दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में बैठा लंच कर रहा था। दोस्त और उसके दरमियान बातें भी उसी की शादी के मुतल्लिक हो रही थी, जिनकी वो मुसलसल हंसते हुए नफी में कर रहा था। यार खानिया, कितनी गर्मी है। वो जो कोई भी उसके दाएं तरफ की टेबल पर बैठी अपनी दोस्त से बातें कर रही थी। उसे अच्छे से याद था कि पहले वहां कोई नहीं बैठा था। गर्मी की शिद्दत से उसका सफेद रंग सुर्ख हो रहा था और वो टिश्यू से मुंह साफ करते हुए मुसलसल अपनी दोस्त से कुछ कह रही थी। हाशिम की नजरें उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। उसको देखते हुए दिल बेख्तियार रुककर फिर धड़का था। उमर के गला खनकाने पर उसने इस परी पैकर से बड़ी मुश्किल से नजरें हटाई थी। यार मैं सैयद ज्यादा हूँ। यार मैं शराबी हो गया। कोई तो वजह होगी। हाशिम, क्या हो गया यार? इस लड़की को क्यों घूर रहे हो? उमर बेचारा तो परेशान ही हो गया। कहाँ वो यार जो लड़कियों को सिर्फ इस्तेमाल करता था। कितनी लड़कियां उसके पीछे घूमती थी और वो उनसे अपना मकसद पूरा करके फेंक देता था। अब मुसलसल सामने बैठी लड़की को घूर रहा था। इस आंखों में इस वक्त कोई जज्बा हलकोरे ले रहा था। अजीब बात थी ना। हाशिम, तुम्हें बुखार है क्या? उमर ने हैरान होते पूछा। नहीं, क्यों? उमर की बात पर उसने हैरानी से उसको देखा। यार वो तू मुसलसल उस लड़की को देख रहा है, मुझे लगा शायद बीमार है। पहले तो तूने ऐसा कभी नहीं किया। उसकी बात पर चंद पल उमर की तरफ देखते हाशिम ने बेसाख्ता कहका लगाया। वो उमर की शरारत समझ गया था, मगर उससे अगली बात जो हाशिम ने मुंह से निकाली, उमर का मुंह हैरत से खुल गया। वो मेरी है। शी विल बी माइन। ये लफ्ज कहते हुए हाशिम की काली आंखें बहुत खूबसूरत चमक थी, जैसे उसे दुनिया जहां का बेशकीमत खजाना मिल गया हो। जानती भी हो उसको जिसकी हो गई हो तुम? हैरत से निकलने के बाद उमर ने एक बार फिर उस लड़की को देखा, फिर अपने दोस्त को। तो दिल में हाशिम की लिए दुआ की और उसको तंग करने के लिए शेर पड़ा। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। हाशिम उसकी बात पर मुस्कुराकर कंधे उचका गया, जिसका मतलब था अब तो कदम रख लिए इश्क के रस्ते पे। अब क्या हो सकता है? घर आने के बाद भी वो सोफे पर आड़ा तिरछा पड़ा उसकी शहद रंग आंखों को सोचते हुए मुसलसल मुस्कुरा रहा था। फातिमा शाह के 3-4 बार बुलाने पर भी जब उसने कोई जवाब ना दिया तो उन्होंने उसका कंधा पकड़कर हिलाया तो हड़बड़ा ही गया वो। जी बीजान, क्या? हाशिम, क्या हुआ? कब से बुला रही हूँ, तुम्हें क्या सोच रहे हो? जी बीजान, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। दाएं हाथ से गर्दन सहलाते उसने जवाब दिया। हाँ, अलबत्ता नजरें फर्श पर जमी थी। अच्छा सही, मुझे लगा किसी को याद करके मुस्कुरा रहे हो। उनका अंदाज शरारती था। बीजान, आप भी ना। वो खजल होते मुस्कुरा दिया। अच्छा उठो, फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे बाबा आने वाले हैं, फिर डिनर करते हैं। ओके बीजान, जल्दी करें, पेट में चूहे फुटबॉल खेल रहे हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा और उनके माथे पे प्यार देते अपने कमरे में चला गया। पीछे फातिमा शाह उसके अंदाज पर मुस्कुरा दी।
डिनर के दौरान भी उसके लबों पर मुस्कुराहट थी। अजीम शाह खाना खाते हुए वक्फे वक्फे उसको देख रहे थे। आखिर उन्होंने पूछ लिया, बरखुरदार आज बड़ा मुस्कुराया जा रहा है। उनकी बात पर उसने मुंह बना लिया। क्या बाबा जान, मैं पहली दफा थोड़ी हंसा हूँ। उसकी बात पर वो दोनों मुस्कुरा दिए। डिनर के बाद अपने कमरे में जाकर उसने बख्शू को दिए गए नंबर पर कुछ सोचते हुए कॉल मिलाई। बेल की आवाज पर वो आराम से सोफे पर लेट गया। रात के 12 बजे वो अपने कमरे में राइटिंग टेबल पर किताबें बिखराए बैठी थी। आजकल इस वक्त अपने पेपर की तैयारी में मसरूफ थी। वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल को हल करने में कोशिश में हलकान हो रही थी, जो 10 बार करने पर भी उसके पल्ले नहीं पड़ा था। उफ मेरे खुदा, ये फिजिक्स बनाई ही क्यों। बॉल पॉइंट को गुस्से से टेबल पर फेंककर उसने सर हाथों में गिरा लिया। उसको अपनी बेबसी पर अब रोना आ रहा था। कब से वो उसको समझने की कोशिश कर रही थी, मगर मजाल है जो उसे कुछ समझ आया हो। उसने थक कर सर कुर्सी से पूछते टिका दिया और आंखें मूंद दी। अभी उसे ऐसे बैठे हुआ मुश्किल 1 मिनट गुजरा था कि उसका मोबाइल जोरों शोर से गुनगुना उठा। उसने एक नजर बेड पर अपनी सोई हुई बहन पर डाली और जल्दी से फोन उठाकर देखा। स्क्रीन पर कोई अनजान नंबर देखकर वो कश्मकश में पड़ गई कि कॉल उठाए या रहने दे, मगर फिर कुछ सोचते हुए उसने कॉल उठाई। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ से किसी ने सुकून की सांस ली। वालेकुम अस्सलाम, शुक्र तुमने कॉल उठाई। उर्वा गाजी, ये बताओ कैसी हो। भारी गंभीर आवाज सुनकर उर्वा का सांस रुक गया। ये कौन शख्स था जो उसको आधी रात को कॉल कर रहा था और उसका नाम भी जानता था। वो मुंह खोले सोच रही थी और वो फिर इसी भारी आवाज से उसे मुखातिब हुआ। मैंने कुछ पूछा है, कैसी हो तुम। वो अंदाजा नहीं कर सकी कि उसकी आवाज इतनी ही भारी थी या वो नींद में बोल रहा है। कौन हो, वो हकलाई। मैं हाशिम शाह, बड़े अंदाज से जवाब आया था। एक बार फिर उसने सोच के घोड़े दौड़ाए कि कौन हाशिम शाह। बस सोचो, तुम मुझे अभी नहीं जानती मगर जल्द जान जाओगी। उसकी खामोशी को महसूस करके हाशिम ने कहा। हाशिम के जवाब पर उसको तो तप ही चढ़ गई थी। कब से वो फिजिक्स में सर खपा रही थी, ऊपर से नींद से बुरा हाल था और आधी रात को इस बंदे के फोन करके बकवास करने का शौक चढ़ा था। और अगर कभी अम्मा यहाँ आ जाती तो उसकी जान से मार देती उसको। और वो रात के इस वक्त पढ़ने के बजाय किसी गप्पे लगा रही है। बस फिर क्या था, उसको गुस्सा उठ कर आया। ओ हेलो मिस्टर, आधी रात को मुझे कॉल कर करके लाइन मार रहे हो, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। आया बड़ा, जान जाओगी। मुंह धो रखो, तुम जैसे बंदे को जानने का कोई शौक नहीं। चले, मुझे तो आपसे बात करने का शौक है ना। और दूसरी बात, मैंने मुंह अभी थोड़ी देर पहले धोया है, कहो तो तस्वीर भेजूं। दूसरी तरफ से मुस्कुराकर कहा गया। उसकी पेशानी पर बल पड़ी। किसकी इतनी हिम्मत थी और वह गाजी से पंगा ले। मगर दूसरी तरफ मौजूद शख्स में हिम्मत बहुत थी, जिसका अंदाजा खुद उर्वा को कुछ अरसे तक होना था। कहाँ चलेगी, पूछा गया। तुम्हारी कब्र खोदने गई थी, उर्वा ने तब कर जवाब दिया। ओह। दूसरी तरफ सड़कहा भरी गई। अभी तो तुम मेरे पास भी नहीं आई और मुझे मारने का सोच रही हो। उसकी आवाज में जज्बात महसूस करके वो कांपी थी। हाथों में पसीना फूट निकला। पसीने की एक धार गर्दन की पिछली तरफ बह गई थी। उसकी पलकें गालों पर लर्जी थी और उसकी शहद रंग आंखों में इस वक्त बड़ा खूबसूरत तासुर आया था, जिसे वो खुद भी महसूस न कर सकी। मेरे ख्याल देख रही हो, हाशिम ने उसकी खामोशी को महसूस करके फिर शरारत की थी और बस सारा डर और खौफ हवा हुआ। वो अपनी पहली फॉर्म में वापस आई थी। बदतमीज, घटिया इंसान, मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो। अभी मुझे कॉल मत करना, वरना क्या करोगी। अभी आधी बात उसके मुंह में थी जब हाशिम ने एक बार फिर हंसते हुए कहा और वो इस पर जेरे लब लानत भेजते फोन ऑफ कर गई। लेकिन फिर भी उसने 5 बार कॉल की, मगर छठी बार उसने ना सिर्फ कॉल काटी बल्कि फोन ही ऑफ कर दिया और किताबें समेट कर सोने के लिए लेट गई। मगर फिर भी वो मुसलसल यही सोच रही थी कि वो कौन था जो इसका नाम भी जानता था। बहुत सोचने के बाद भी जब उसको समझ नहीं आई तो वो उस पर लानत भेजकर कमल मुंह पर लेती सोने की कोशिश करने लगी। और कुछ देर बाद वो पुरसुकून नींद सो रही थी। लंबी पलकें गालों पर साया किए हुए थी। खूबसूरत गुलाबी होठों पर मुस्कुराहट थी। हाशिम ऐसे ही नहीं उस पर दिल हारा था, वो वाकई कोई हूर थी जो इस दुनिया में आ निकली थी। ख्वाब मुस्कुरा उठा। नींद में हंसी हो तुम, मुझको लग रही हो, या वाकई परी हो तुम। उर्वा, आयशा बेटा उठो, कॉलेज से लेट हो रही हो। अमीना बेगम इन दोनों को उठाने के लिए 10 बार आवाज लगा चुकी थी, मगर मजाले इनके कान पर जूं तक रिंगी हो। चलो, उर्वा तो रात को लेट सोई थी, मगर आयशा तो 8 बजे से गधे घोड़े बेचकर सो रही थी। उर्वा उठो, कॉलेज से लेट हो रही हो, जल्दी करो बेटा। और आयशा को भी उठाओ। जी मामा। वो बेजार से उठकर बैठी और साइड टेबल से मोबाइल उठाकर ऑन किया। मोबाइल पे उसी बदतमीज शख्स के मैसेज देखकर सुबह सुबह उसका मूड खराब हो गया। बेदिली से मोबाइल बेड पर फेंक कर वो आयशा को उठाते फ्रेश होने चली गई। ठीक 15 मिनट बाद वो मुकम्मल तैयार नाश्ता कर रही थी। उर्वा बेटा, पेपर्स की तैयारी कैसी है बेटा। गाजी साहब ने ऑमलेट का टुकड़ा मुंह में रखते हुए उससे सवाल किया। बहुत अच्छी बाबा जान, मैं साथ में एंट्री टेस्ट की तैयारी भी कर रही हूँ, उसने जूस का लंबा घूंट भरते हुए जवाब दिया। वेरी गुड माई डॉटर। आयशा किधर है उर्वा बेटा, उन्होंने चाय का आखिरी घूंट भरते हुए कहा। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान, मैं आ गई। किचन के दरवाजे से उसकी चहकती हुई आवाज आई। हाँ आ गई नवाबजादी, हर वक्त सोई पड़ी रहती है। अम्मी की बात पर उसने आंखें घुमाकर मुंह बना लिया। अम्मी आप हमेशा ऐसे ही करती हैं। अच्छा अब जल्दी नाश्ता करो, स्कूल से लेट हो रही हो। आयशा जो अब बुरे बुरे मुंह बना रही थी, अमीना बेगम के कहने पर खाने की तरफ मुतवज्जो हो गई। अच्छा मेरा नाश्ता तो हो गया बाबा, मैं
एक बार अपना टेस्ट देख लो, बहुत मुश्किल टेस्ट है। और आयशा नाश्ता जल्दी करो। वो गाजी साहब को बताकर आयशा को हुक्म देती अपनी किताब की तरफ मुतवज्जो हुई जिसको उसने अपने पास कुर्सी पर रखा था। 10 मिनट बाद वो दोनों बाबा जान के साथ जाने के लिए उठ खड़ी हुई तो अम्मी ने इन तीनों को दुआओं में रुखसत किया। ये इनका रोज का मामूल था। गाजी अहमद एक मुस्बत तबके से ताल्लुक रखते थे। उनकी बीवी अमीना बेगम और वो दोनों अपने अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थे। गाजी साहब के वालिद का इंतकाल उनकी कम उम्री में ही हो गया था और इन दोनों की शादी के बाद गाजी अहमद की वालदा चल बसी और कुछ अरसे पहले अमीना बेगम के वालिदैन का इंतकाल भी हो चुका था। गाजी अहमद बैंक में मैनेजर के ओहदे पर फाइज थे और तनख्वाह से उनका गुजारा हो जाता था। 10 मरले का खूबसूरत सा घर था जिसमें वो अपनी बीवी और बेटियों के साथ रिहाइश पजीर थे। गाजी साहब को अल्लाह ने 2 खूबसूरत बेटियों से नवाजा था। वो दोनों ही बहुत प्यारी और ज़हीन थी। दोनों मियाँ बीवी की इनमें जान थी। बड़ी उर्वा FSC की तालबा थी और कुछ अरसे में यूनिवर्सिटी में जाने वाली थी जिसके टेस्ट की तैयारी जोरों शोर से जारी थी। होती भी क्यों ना, इंजीनियर बनना उसका जुनून था। और दूसरी साहबजादी नवाबजादी आयशा जो उर्वा से 4 साल छोटी थी और 8वीं जमात में थी और उनके घर में हर वक्त तूफान मचाए रखने वाला फर्द वही थी। उसकी वजह से जहाँ सारे घर में रौनक होती वहीं कभी कभी अमीना बेगम उसकी हरकतों पर गुस्सा कर जाती थी। उर्वा कराची के एक मशहूर कॉलेज में ज़ेरे तालीम थी और इन दोनों को स्कूल कॉलेज छोड़ने और लेने की जिम्मेदारी गाजी खुद अंजाम देते थे। वो कॉलेज पहुंची तो गानिया को पार्किंग के पास पाया था। उसके सूजे मुंह को देखकर उसका अंदाजा हो गया था कि वो उसके लेट होने पर नाराज है। आ गई हो, मुझे लगा था आज कहीं मर खप गई हो जो आने का नाम नहीं ले रही। गानिया ने उसके कंधे पे जोर से हाथ मारते हुए कहा, ओ यार बड़ी जोर से मारा है। उफ, अभी तो मैंने आराम से मारा है वरना दिल कर रहा है तुम्हें जान से मार दूं। बदतमीज लड़की, जल्दी क्यों नहीं आती तुम? उसने उर्वा की गर्दन की तरफ हाथ बढ़ाए हुए कहा, यार बाद में बताऊंगी, अभी जल्दी चलो, क्लास का टाइम हो गया है। उर्वा उसको खींचते क्लास की तरफ बढ़ गई। मुसलसल 3 क्लासों में टेस्ट देने के बाद वो थक कर अब कैंटीन में चली आई थी। गानिया तो आती ही किताब टेबल पर रखकर कुर्सी पर यूं गिरी जैसे 10 मन वजन उठाकर लाई हो और उर्वा को हुक्म दिया कि मेरे लिए भी एक बर्गर और कोक ले आना। उर्वा उसके गिरने के अंदाज को मुस्कुराकर देखती चली गई। उसे पता था वो अब पेट पूजा किए बगैर उस कुर्सी से उठने वाली नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। उर्वा 2 बर्गर कोक लेकर बैठी ही थी तो गानिया ने बर्गर उसे तकरीबन छीनने वाले अंदाज में लिया और खाना शुरू कर दिया। भूखी न दीदी, सब्र कर लो, तुम्हारे लिए ही लाई थी, छीनने की क्या जरूरत थी? उर्वा ने उसको लताड़ा मगर वहाँ किसे असर था। हाँ भाई उर्वा, बीवी बताएं आप आज लेट क्यों थी? गानिया ने मजे से बर्गर का बाइट लेते हुए पूछा। वो यार रात को नींद देर से आई थी। उर्वा के जवाब पर उसका मुसलसल चलता मुंह एक पल को रुका मगर दूसरे पल वो अपने साहब काम में मशगूल हो गई। शायद वो इस इंतजार में थी कि उर्वा खुद ही नींद ना आने की वजह बताएगी मगर उसको मुसलसल खाता देख बिलाकर उसने पूछ ही दिया। किसके ख्वाब देख रही थी जो नींद नहीं आ रही थी? उसकी बात पर कोक का घूंट लेती उर्वा को अच्छू लग गया। मतलब हद हो गई, ये लड़की कभी नहीं बदल सकती। किसी के ख्वाब नहीं देख रही थी मैं मोहतरमा, दुनिया में सिर्फ एक यही काम नहीं और वैसे भी मेरे पास किसी के ख्वाब देखने का वक्त नहीं। मैंने तो पहले टेस्ट तैयार किया, फिर आधी रात को एक बेवकूफ़ ने कॉल कर दी थी, उसका दिमाग ठिकाने लगाया। उसने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। उर्वा की बात पर गानिया ने उसको घूरा और आंखों ही आंखों में मुंह में बर्गर जो था उसमें से दरियाफ्त किया कि किसकी कॉल थी और क्या क्या हुआ। और उर्वा आगे झुककर उसको रात की तफसील बताने लगी। वो सुबह फातिमा बेगम के उठाने पर उठा था जो उसके कमरे में उसे उठाने आई थी। उठते ही उसकी नज़र अपने मोबाइल पर गई थी। रात की सारी बातें उसके दिमाग में गूंजी तो बेसाख्ता उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैली। वो धीमे से मुस्कुराते हुए उठ बैठा। वो दिल ही दिल में उससे मुखातिब हुआ। पहली बार हमने उन्हें देखा है, पहली बार दिल ने फरमाइश की है। पा तो हम किसी को भी सकते हैं लेकिन दिल ने सिर्फ इनकी ख्वाहिश की है। जेरे लब शेर पढ़ते वो बेड से छलांग लगाकर उठा और टॉवल उठाते फ्रेश होने चला गया। नाश्ते की टेबल पर अजीम चाय का कप हाथ में पकड़े अखबार पढ़ रहे थे जब फातिमा शाह ने इन्हें अपनी बात की तरफ मुतवज्जो किया। शाह साहब बात सुने। जी बेगम साहिबा सुनाए। अजीम साहब ने हंसते हुए कहा तो फातिमा शाह भी मुस्कुरा दी। मैं चाहती हूँ हम अब हाशिम की शादी हो जाए मगर वो मेरी सुनता ही नहीं। आप ही उससे बात करें, अगर उसको कोई लड़की पसंद है तो बता दे वरना हम अपनी मर्जी से कोई देख लेते हैं। क्या अपनी मर्जी से देख लेते हैं बीजान? हाशिम ऑफिस के लिए तैयार सीढ़ियाँ उतर रहा था। उनकी बात सुनकर बोला, कुछ खास नहीं बरखुरदार, तुम्हारी माँ अब तुम्हारी शादी करना चाहती हैं। इसी सिलसिले में बात हो रही थी कि अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बता दो वरना कोई हम देख लेते हैं। आखिरी बात उन्होंने उसको देखकर कही जो जूस ग्लास में डाल रहा था। उनकी बात पर एक नज़र माँ को देखा फिर बोला, एक्चुअली बाबा जान मैं भी सोच रहा था लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन रुकें फिर मैं आपको बताता हूँ। उसने बाप को देखते बात मुकम्मल की। ठीक, मगर जल्दी करो, अब हमारा भी दिल चाहता है कि हम अपने पोतों पोतियों के साथ खेलें। उनकी बात पर उसके चेहरे पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट आई जिसे देखकर बी जान ने उसको दिल में खुश रहने की दुआ दी। अच्छा हाशिम, आज साइट पर जाना है, मैं तो एक मीटिंग के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ। ऐसा करो तुम आज साइट का विजिट कर लो। ठीक है बाबा जान। वो टिश्यू से हाथ साफ करते उठ खड़ा हुआ। उसके उठने पर बख्शू उसका हाथ खास मुलाजिम आ गया था। शाह साहब, वो उसने थूक निकला। क्या? वो पुर्ज में जाते हुए उसने पलटकर बख्शू को देखा। वो आर्ट एग्जीबिशन में जिस
جس میں اس لڑکی کے آنے کے امکان تھے وہ کینسل ہو گئی ہے کسی وجہ سے شاہ صاحب۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی بات مکمل کی۔ ہاشم کے چہرے کے رنگ بدلے۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے بہت خوش تھا، یہ بات سن کر اس کے دماغ کی نسیں تن گئی تھیں۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو اتنی زور سے بند کیا کہ انگلیوں کے جوڑ سفید نظر آنے لگے تھے۔ کیوں کینسل ہوئی؟ اس نے بخشو کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بخشو پہلے ہی گھبرایا ہوا تھا، اس کے تاثرات دیکھ کر مزید خوفزدہ ہو گیا۔ وہ شاہ جی، وہ پھر ہکلایا۔ اس دن کوئی اور پروگرام ہے اس جگہ؟ اس نے بمشکل کانپتے اپنی بات مکمل کی۔ ہاشم کے ضدی اور جنونی روپ سے ہر کوئی ڈرتا تھا۔ لیکن مجھے اس سے ملنا ہے کسی بھی طرح۔ اس کے کالج کا ایڈریس نکالو، میں کل مل لوں گا اسے ہر حال میں۔ وہ اسے کہتا آنکھوں پر ڈارک شیڈ لگا کر گاڑی میں بیٹھا۔ ورک پر تیری عبارت، تیرا فسانہ، تیری حکایت، کتاب ہستی، جہاں سے کھولی تیری محبت کا باب نکلا۔ وہ سائٹ کو وزٹ کرنے کے بعد آفس میں بیٹھا تھا۔ صبح سے بس اس کے دماغ میں ایک ہی بات تھی کہ وہ اس لڑکی سے کیسے ملے۔ اسے ہر حال میں وہ لڑکی چاہیے تھی۔ ابھی بھی مسلسل وہ اپنی چیئر کو گھماتا سوچ رہا تھا جب اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ ٹیبل پر فون اٹھا کر دیکھا تو عمر کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس کے لب مسکراہٹ کے انداز میں پھیلے۔ فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے عمر کی چہکتی ہوئی آواز آئی، کیسا ہے بڈی، کیا کر رہا ہے؟ کچھ نہیں، آفس میں ہوں، اس نے مسکراتے جواب دیا۔ اچھا پھر آج رات کا کوئی پلان ہے یا نہیں؟ عمر کے پوچھنے پر لمحہ بھر اس نے سوچا، نہیں یار فری ہوں، تو بتا کیا کر رہا ہے شام کو؟ اچھا اگر تو فری ہے تو چل، رات کو کلب چلتے ہیں۔ عمر کے پوچھنے پر اس نے حامی بھر لی۔ چند باتوں کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ اس نے فون اٹھا کر ٹائم دیکھا، ان کے 4 بج رہے تھے۔ اس نے ایک بار پھر اس نمبر کو فائل کرنے کا سوچا۔ رات کو اس کی میٹھی آواز سنی تھی، اب پھر دل مچل رہا تھا۔ اس نے نمبر فائل کر کے فون کان سے لگایا۔ عروہ ایکسٹرا کلاسز لے کر ابھی گھر پہنچی تھی۔ وہ اپنے کپڑے نکال کر فریش ہونے کے لیے بڑھی تھی کہ اس کے موبائل پر کال آنا شروع ہو گئی۔ اس نے کپڑے بیڈ پر رکھ کر موبائل اٹھایا اور بغیر نمبر دیکھے کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے ہیلو سننے کے بعد اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ یہ وہی رات والا بدتمیز شخص تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ کیوں، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اس نے غصے سے جواب دیا۔ مجھے پریشانی نہیں ہوگی تو کسے ہوگی؟ دوسری طرف کا جواب سن کر اس کا پارا 7ویں آسمان تک جا پہنچا۔ آخر یہ شخص اس کا لگتا کیا تھا جو اس طرح اس کے پیچھے پڑ گیا تھا؟ کیا آپ سن رہی ہیں؟ کہاں کھو جاتی ہیں محترمہ؟ اس کی طرف سے خاموشی دیکھ ہاشم نے کہا، جی سن رہی ہوں، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں تم مجھے کل سے تنگ کیے جا رہے ہو؟ تمہیں احساس بھی ہے اس کو کہتے کیا ہیں؟ نہیں محترمہ، مجھے نہیں پتا، آپ بتا دیں، اس نے دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ اس کی مسکراہٹ فون کے دوسری طرف موجود عروہ نے بھی محسوس کی تھی، جس پر اس نے اپنے ہونٹوں کو دانتوں میں دبا کر اپنا غصہ قابو کیا تھا۔ تم مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ کیوں بار بار مجھے کال کر کے فضول بکواس کیے جا رہے ہو؟ اس کی بات پر ہاشم کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ محترمہ یہ فضول بکواس نہیں ہے، محبت ہے مجھے تم سے، شادی کرنی ہے مجھے تم سے، خاصے غصیلے انداز میں چبا چبا کر جواب دیا گیا تھا۔ اچھا اس کو تم محبت کہتے ہو؟ لڑکیوں کو فون کر کے فضول باتیں کرنا محبت نہیں کہلاتا مسٹر۔ کیا تم مجھے بتانا پسند کرو کہ اس سے پہلے کتنی لڑکیوں کو پیغام محبت اس طرح فون پر دے چکے ہو؟ ہاشم کے انداز میں اس سے سوال کرتے ہو اس کے غصے میں اضافہ ہوا۔ خاصا کھر دماغ بندہ تھا، جس سے مجھے محبت ہوئی ہے وہ صرف تم ہو، نہ تم سے پہلے کوئی تھی نہ ہوگی، سمجھی تم؟ اور تم صرف میری ہو، سن لیا تم نے؟ میری، صرف میری۔ عروہ کے جواب دیتے ہوئے اس کے ماتھے کی نسیں ابھرائی تھی اور وہ اس کو ایسا ویسا سمجھتی تھی، باقی چاہے وہ جتنا بھی برا تھا مگر کبھی کسی لڑکی کو تنگ نہیں کیا تھا۔ یہ پہلی تھی جو اس کو پسند آئی تھی اور وہ اس کو کوئی لوفر سڑک چھاپ عاشق سمجھ رہی تھی۔ اچھا مذاق کر لیتے ہو تم، مگر مجھ پر اثر نہیں ہونا۔ اگر تمہیں لگتا ہے تمہاری یہ فضول قسم کی بکواس سن کر میں خوش ہو جاؤں گی تو یہ تمہاری بھول ہے، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں ڈر جاؤں گی تو بھی تم غلط ہو۔ میں عروہ غازی ہوں، میں نے ڈرنا نہیں سیکھا۔ کتنا بدتمیز بندہ تھا، احساس نامی چیز سے دور دور تک اس کا کوئی واسطہ نہ تھا۔ کتنی ڈھٹائی سے وہ بکواس کیے جا رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ اگلے بندے پر اس کی فضول گوئی سن کر کیا اثر ہو رہا تھا۔ ہاشم کو جواب دے کر اس نے فون آف کر کے بیڈ پر اچھالا۔ امی بار بار اس کو آوازیں دے رہی تھیں۔ آج وہ کالج سے لیٹ آئی تھی اور اب یہ بندہ اس کے دماغ کی دہی بنا رہا تھا۔ اب تو پیٹ کے چوہوں نے بھی بھوک سے مرمرا گئے ہوں گے۔ وہ کپڑے اٹھاتے واش روم میں چلی گئی۔ ہم کس در پر رکے نہیں اور نہ کہیں دستک دی، سینکڑوں در تھے میری جان تیرے در سے پہلے۔ فون بند ہونے پر اس نے ایک نظر موبائل کی اسکرین کو دیکھا اور دوسرے لمحے موبائل ٹھا کی آواز سے دیوار سے ٹکرایا اور پرزوں میں بکھر گیا۔ اس نے اپنے بال مٹھی میں جکڑ کر سر ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ وہ اس سے کتنی محبت کرتا تھا مگر وہ چھوٹی سی لڑکی اس کے صبر کو آزما رہی تھی۔ وہ چیلنج کر گئی تھی کہ وہ اس سے نہیں ڈرتی۔ شدید غصے میں اس نے اپنے ٹیبل پر ہاتھ مارا اور ٹیبل پر پڑی ساری چیزیں زمین بوس ہو گئی تھیں۔ کچھ ٹوٹنے کی آواز پر اس کا پیے بھاگتا ہوا آیا تھا اور آفس کا ہال دیکھ کر وہ منجمد ہو گیا تھا۔ آفس کا نقشہ بگڑ گیا تھا۔ آدھ گھنٹے پہلے تک انتہائی خوبصورت جگہ چمچما رہی تھی، وہاں اب زلزلے کے آثار تھے۔ ہاشم کے ہاتھ سے خون نکل رہا تھا اور بال بکھر گئے تھے۔ وہ جلدی سے آگے آیا تھا۔ سر کیا ہو گیا ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس کے سوال پہ
शाह ने जब उसकी तरफ देखा था तो उसकी रूह फना हो गई। उसने दिल ही दिल में जलतू जलालतू का विर्द किया। वो बेचारा समझा था कि इससे कुछ हो गया है। उसको क्या पता था, उसने भिपरे शेर की खचार में हाथ डाल दिया था। दफा हो जाओ यहाँ से, वो धाड़ा। और पीए साहब ने वहां से खामोशी से निकलने में आफियत समझी, वरना जनाब का क्या भरोसा कुछ उसको खींच मार दे। वो अलग बात है कि इसको अभी भी समझ नहीं आई उसमें किस चीज का गुस्सा निकला है, मगर बाहर जाकर वो उमर को फोन करना नहीं भूला था। इस वक्त शाह को वही संभाल सकता था और उमर उसकी बात सुनकर ऑफिस से निकल आया था। उमर उसको साथ लेकर आ गया था। अब वो एक वीरान सी रोड पर गाड़ी रोक कर खड़े थे। हाशिम गाड़ी के बोनट पर सर झुकाए बैठा था। गले में टाई लटक रही थी और शर्ट के ऊपरी दोनों बटन खुले हुए थे। उमर उसके साथ खड़ा मुसलसल उससे एक ही बात पूछ रहा था कि उसको हुआ क्या। रास्ते में भी वो कुछ नहीं बोला था। वो उसकी हालत देखकर परेशान था कि इसको क्या हो गया। थोड़ी देर पहले तक तो वो बिल्कुल ठीक था, अचानक क्या हो गया। यार हाशिम, क्या हो गया तुझे, बता दे अब। उसने तंग आकर उसको झंझोड़ा। उमर के झंझोड़ने पर उसका सर उठाया। यार उमर, वो मुझे लोफर, सड़क छाप, आशिक समझती है। वो मुझे कहती है वो मेरी कभी नहीं होगी। वो समझती है मैं दुनिया की हर लड़की को ख्वाब दिखाता हूँ। उमर, उसने जब्त से मुट्ठियां बंद की। उसे लगता है कि मैं उसके साथ मजाक कर रहा हूँ। वो समझती क्यों नहीं कि अच्छी लगती है वो मुझे, कहती है मेरी कभी नहीं होगी। यार तू तो जानता है ना मैं ऐसा नहीं हूँ, मैंने कभी किसी लड़की को तंग नहीं किया। उसने बेबसी से उमर की तरफ देखकर अपनी बात मुकम्मल की और उमर बेचारा ये सोचता रहा कि ये कौन सी मखलूक है जो उसके यार को इतनी बातें सुना गई। यार किसकी बात कर रहा है तू, उमर ने हंसते हुए पूछा। उमर के हंसने पर उसने गुस्से से उसकी तरफ देखा था। तेरी भाभी की बात कर रहा हूँ कमीने, उसने दांत पीसते हुए जवाब दिया। ओ हाशिम, तूने शादी कर ली यार और मुझे बताया भी नहीं। एक इकलौता यार हूँ तेरा, तूने अच्छा नहीं किया। मैं कौन सा ज्यादा बिरयानी खा लेनी थी। उमर की जुबान चल पड़ी थी। अब उसको रुकने के लिए खुदा से दुआ ही की जा सकती थी। अगले ही पल वो हंस पड़ा था और उमर ने उसकी हंसती शक्ल देख शुक्र अदा किया कि उसका मूड ठीक हुआ और तूफान टल गया। उमर, ड्रामे मत कर यार, मेरी बात सुन। हाशिम ने उसको अपने साथ बिठाते सारी बात उसके गोश गुजार दी थी। उसकी बात सुनकर उमर सोच रहा था कि हाशिम बिल्कुल टीन एज लड़कों वाला काम कर रहा था। किसी को भी कॉल करके तंग करना आजकल मामूली बात है लोगों के लिए। यार शाह, तुम्हें अगर वो सच में अच्छी लगती है तो घर तक बात करो और इनसे कहो कि तुम्हारा रिश्ता लेकर उस लड़की के घर जाएं और उससे शादी करो। अगर तुम उसको इस तरह रोज कॉल करोगे तो वो गुस्सा तो करेगी। तुम बीजान से बात करो, वो मान जाएंगी। उमर ने उसको संजीदगी से देखते हुए समझाया। उसकी बात पर शाह ने कंधे उचकाए थे। चल उठ, आज वजदान ने क्लब आना था, चल उससे मिलते हैं। उमर ने उसको उठाया और फ्रंट की तरफ धकेला। थोड़ी देर बाद वो तीनों क्लब में बैठे सिगरेट नोशी करते हुए एक मशहूर डांसर का डांस देख रहे थे। बाबा, आज मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगी तो मैं खुद आ जाऊंगी, आप परेशान मत होइएगा, उर्वा ने नाश्ता करते गाजी साहब को कहा था, जिस पर उन्होंने महज सर हिलाया था। नहीं, अकेली मत आना, आप उसको छोड़ के जाइएगा, शहर के हालात ठीक नहीं होते आजकल, अमीना ने गाजी की तरफ देखते हुए परेशान लहजे में हदायत की थी, जिस पर उन्होंने मुस्कुराकर उर्वा की तरफ देखा था। बेगम, मेरी बेटी बहुत बहादुर है, उसके साथ हमारी दुआएं होंगी तो ये दुनिया की हर चीज से लड़ जाएगी, आप परेशान मत हुआ करें। उन्होंने चाय का कप मेज पर रखते हुए दोनों को उठने का इशारा किया था। अमीना ने आयतल कुर्सी पढ़कर इन तीनों पर फूंकी। आज वो देर तक सोता रहा था। फातिमा उसको 3-4 बार उठाने आई थी मगर वो गहरी नींद में था। दिन 12 बजे वो नीचे आया और आते ही बख्शू को हाजिर कर लिया। उसकी शक्ल पर 12 बजे थे मगर बीजान के पूछने पर वो मुस्कुराकर टाल गया कि कुछ नहीं हुआ। वो जानती थी कुछ तो हुआ है मगर ज्यादा इसरार नहीं किया कि खुद ही बता देगा। जी शाह साहब, बख्शू के बुलाने पर उसने उसकी तरफ रुख किया और उसको अपने साथ आने का कहकर बाहर निकल गया। बख्शू, गाड़ी निकालो और उस लड़की के कॉलेज का एड्रेस है ना तुम्हारे पास, उसने हुक्म देते हुए सवालिया नजरों से उसको देखा जो अदब से खड़ा था। उसके पूछने पर सर हिलाया। चलो गाड़ी में बैठो और चलो उधर। उसको हुक्म देते वो खुद गाड़ी की पिछली सीट की तरफ बढ़ा और ड्राइवर ने उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया था। आज उसने आसमानी रंग की शलवार कमीज पहन रखी थी, कंधों पर काली चादर ओढ़े हुए था। उसकी चाल में एक गरूर था, जो भी उसको देखता उसके शहर में गिरफ्तार हो जाता, मगर उसका ये गरूर उसको अनकरीब मात देने वाला था। गरूर अच्छा नहीं किसी भी शय पे, यहाँ जलती लकड़ी भी कभी पेड़ हुआ करती है। जब वो कॉलेज पहुंची तो गानिया गायब थी। इस मोहतरमा ने आज छुट्टी मारी थी और उसको इतला देना भी गवारा नहीं किया। दिल ही दिल में गानिया को कोसती वो क्लास लेने चली गई। एफएससी के आखिरी दिन होने की वजह से रोज कोई ना कोई टेस्ट होता था और गानिया ठहरी आखिरी दिन तैयारी करने वाली। तैयारी करते हुए उसकी जान जाती थी और वो अक्सर आखिरी दिनों में यूं ही गायब हो जाती थी और टेस्ट से बचती थी। उसने तीनों क्लासेस लेने के बाद घर जाने का सोचा
बाबा को वो बताकर आई थी कि वो अकेली आ जाएगी। सर पर चादर दुरुस्त करते हुए उसने बैग कंधे पे डाला और हाथ में पकड़े रजिस्टर से मुंह पर साया करते हुए वो कॉलेज से बाहर आ गई थी। कॉलेज से थोड़ा आगे वाली सड़क से गाड़ियां उसके घर की तरफ जाती थी। वो इसी तरफ जा रही थी कि एकदम एक गाड़ी उसके पीछे से होती हुई उसके सामने आन रुकी थी। अगर वो बर वक्त पीछे ना होती तो उसका पांव कुचला जाता। उसने गुस्से से कार सवार को देखा जो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ आ रहा था। उफ, आपसे मुलाकात हो गई, फिर कैसी हैं? बड़ी चाहत से पूछा गया। उसके अंदाज पर वो हैरान नजरों से उसको देख रही थी। मैं समझ गया, आप मुझे पहचान नहीं सकी। देखा ही नहीं आपने मुझे कभी? बात के आखिर में वो मुस्कुराया था। उर्वा अभी भी उसको देख कम और घूर ज्यादा रही थी। मुझे हाशिम शाह कहते हैं। उसने अपना हाथ उर्वा की तरफ बढ़ाते हुए तारुफ करवाया था। उसके तारुफ करवाने के अंदाज पर उर्वा ने उसके बढ़े हुए हाथ को एक नज़र देखा और दूसरी नज़र उसको देखने के बाद वो नागवारी से मुंह फेरती साइड से होती निकलने लगी थी जब हाशिम ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ पकड़ने से उर्वा का हाथ फिसला और चादर जो उसने हाथ से मजबूती से पकड़ रखी थी वो सिर की और कंधों पर आन गिरी और उर्वा के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसने वापस मुड़ते पूरी कुव्वत से शाह के मुंह पर थप्पड़ मारा था। मुझे हाशिम शाह कहते हैं। ये सब इतना अचानक हुआ कि हाशिम शाह चंद पल अपनी जगह से हिल नहीं सका। बख्शू ने खौफ से आंखें मींची थीं। जिस बंदे को किसी ने ऊंची आवाज में कुछ ना कहा हो उसको एक लड़की ने थप्पड़ मार दिया था। उस लड़की ने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी और शाह जब तक उसको मार ना देता सुकून से ना बैठता। तुम मुझे रोज कॉल करके तंग करते हो। अगर मैं तुमसे पूछूं ये सब क्यों कर रहे हो तो तुम कहते हो मोहब्बत है मुझसे। इसको कहते हैं मोहब्बत? राह चलते किसी का भी हाथ पकड़कर उल्टी सीधी बकवास करना मोहब्बत है तुम्हारी नज़र में? तो लानत है ऐसी मोहब्बत पे। मैं नहीं मानती कि तुम्हें कोई मोहब्बत है। अगर तुम इन लोगों में से हो जिनको जो चीज़ पसंद आ जाए वो उसको हासिल करके रहते हैं तो माइंड इट मिस्टर। मैं कोई चीज़ नहीं, जीती जागती इंसान हूँ। उर्वा ने जब से चबा चबा कर एक एक लफ्ज अदा किया था। हाशिम शाह ने गुस्से से सुर्ख हुई आंखें उस पर गाड़ी। ऐसा लगता था आंखों से शोले निकल रहे हों। जिंदगी में पहली बार वो किसी के हाथों बेइज्जत हुआ था और वो भी एक लड़की के हाथों। उसका बस चलता तो सब तहस नहस कर देता। और एक और बात, आइंदा मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत करना वरना बहुत बुरा होगा हाशिम शाह। उसने शाह को वारन करने वाले अंदाज में कहा और घर जाने के लिए मुड़ गई। पीछे हाशिम जो कब से मुठ्ठियां बंद किए खड़ा था उसने पूरी कुव्वत से कार के बोनट पे मुक्का मारा था। कल के जख्म फिर से खून निकलने लगा था। वो लड़की उसकी हर मुकाम पर तजलील कर रही थी मगर अब इन नहीं, अब वो इसकी जिद थी और हाशिम शाह अपनी जिद पूरी के बगैर नहीं रहता। उसका दिमाग सुन हो चुका था। उमर की तरफ चलो। उसने गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए बख्श को हदायत की और खुद दरवाजा बंद कर दिया जो ठाक की आवाज से बंद हुआ और बख्शू ने बाकायदा खौफ से अपने दिल पर हाथ रखा। उर्वा हाशिम की आज की हरकत को सोचते हुए घर पहुंची थी। उसके गुमान में भी नहीं था कि वो बंदा उसके पीछे कॉलेज तक आ जाएगा। उसे लगा था कोई वेला बंदा है, टाइम पास करने के लिए कोई उसको तंग कर रहा है, मगर वो तो उसके रूबरू आ गया था। उसके दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि बाबा को बता देना चाहिए। इस शख्स का कोई भरोसा नहीं, मजीद क्या कर जाए। यही सब सोचती हुई वो घर में दाखिल हुई। क्या हुआ है उर्वा? अम्मी ने उसका लाल सुर्ख चेहरा देखकर परेशानी से पूछा। कुछ भी नहीं अम्मी, गर्मी बहुत थी आज तो बस इसीलिए। उसने पानी पीते हुए बड़ी सफाई से झूठ बोला। वो नहीं चाहती थी अम्मी को इस फजूल इंसान का बताए वरना उन्होंने डर के मारे उसको पेपर तक देने नहीं देने थे। और वो ये नहीं चाहती थी। उसने इतनी मेहनत की थी, उसके इतने सारे ख्वाब थे और अम्मी का क्या भरोसा, उस पर कर्फ्यू लग जाता और सब खत्म। इसलिए उसने बाबा से अकेले में बात करने का सोचा था। अम्मी खाने को कुछ है तो दे दे। उसने चादर उतारते हुए पूछा। हाँ जाओ कपड़े बदलो, मैं लगाती हूँ खाना। उसको हदायत करते हुए वो किचन में चली गई और वो अपने कमरे में चली गई। वो वहां से सीधा उमर के पास गया था। उसके सुर्ख हुए मुंह को देख उमर का पहला सवाल ही यही था, हुआ क्या है, जिसका जवाब दिए बगैर वो सोफे पर आड़ा तिरछा पड़ गया। उमर ने उसे 2-3 बार पूछने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका। वो हाशिम शाह था जिसका रोब उर्वा गाजी के अलावा सब पर चलता था। मजबूरन उसने बख्शू से पूछा जिसने हिचकिचाते हुए पूरा किस्सा सुना दिया, जिसको सुनकर चंद पल को उमर हैरत ज़दा रह गया। फिर कुछ सोचते हुए उसने अपने बेबसी से आंखें बंद की। अभी कल ही तो इस हाशिम को समझाया था कि अगर वो इस लड़की के साथ वाकई मोहब्बत करता है तो बीजान को बताए, मगर उसने फिर से मसला खड़ा कर दिया था। वो बुरी तरह गुस्से से खौलता हुआ अंदर आया था और उसको खींच कर खड़ा किया था। बता मुझे क्या करके आया है तू हाशिम? तू समझता क्यों नहीं? ये सब इस तरह मत कर, सब खत्म हो जाएगा। वो तेरे जनू को देखकर तुझसे मजीद दूर हो जाएगी। दूर हो जाने की बात पर शाह ने उसके हाथ अपने कंधे से झटके और सुर्ख आंखों से उसे देखते हुए गोया हुआ। आज तूने कह दिया, आइंदा मत कहना। ये सिर्फ हाशिम शाह की थी और हमेशा उसकी ही रहेगी। उसने जुनूनी अंदाज में कहते हुए अपना रुख बदला। उमर ने अपना सर हाथों में गिरा लिया और सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठा। ये आदमी पागल हो गया था, कैसी अजीब बातें कर रहा था। उसने कब से सोचा, यार उमर देखना,
मुझे कितनी मोहब्बत है उससे। शाह ने बेबसी से कहा, लोगों को मोहब्बत होती है, मुझे पहली नजर में उससे इश्क हो गया था, मगर वो मेरे साथ बात नहीं करती। आज उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। वो खुद को मेरी जिद बना रही है, वो मेरा हाथ झटक कर मेरा जुनून बन रही है। मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए, वो मेरा सुकून है। इसे कहना बहुत बुरी शय है जुनून, उसे कहना बहुत बुरी शय है जुनून, उसे कहना मुझे जुनून है उसका। उसकी बातें सुनकर उमर को वो दिन याद आया जब हाशिम से क्लब की एक लड़की ने मोहब्बत का इजहार किया था, मगर हाशिम ने उसकी सबके सामने बेइज्जत किया था। सही कहा है किसी ने, जिस दिन तन लग दी वो तन जाने। आज हाशिम को मोहब्बत हुई थी तो वो उस लड़की का पीछा कर रहा था, उस लड़की के पीछे पागल हो गया था। यार हाशिम, उमर ने हुंकारा भरते उसकी तरफ देखा। उसके इतने से जवाब पर उमर मजीद गोया हुआ। तुझे वो लड़की याद है? उसके कंधे के गिर्द अपना बाजू रखे हाशिम को याद दिलाया। कौन लड़की? उसने हैरत से पूछा। वही जिसने तुझे कहा था उसे तुझसे मोहब्बत है, तूने उसको पूरे क्लब के सामने बेइज्जत किया। मुझे नहीं याद, अगर ऐसी बात है तो भी मुझे गुस्सा आया होगा उसे कहने का। चंद पल उसकी तरफ देखते रहने के बाद उसने झुंझला कर पूछा, हाँ तू भूल गया ना? मुझे पता था हाशिम तू उसे याद नहीं रखेगा, मगर तूने कभी सोचा उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किए थे वो कोई भी नहीं भूल सकता। आज उस लड़की ने तुम्हें हाथ पकड़ने पर थप्पड़ मारा, क्या उसे भी तेरी तरह गुस्सा नहीं आया होगा? उमर के अंदर अंदाज पर हाशिम ने हैरत से उसे देखा। वो एक तवाइफ के हक में ऐसी बात बोल रहा है। उमर, तुझे पता है तू क्या कह रहा है? तू एक तवाइफ का साथ दे रहा है अपने दोस्त को छोड़ के। तो उस घटिया औरत का साथ दे रहा है जो पता नहीं कितनों के बिस्तर की जीनत बनी। वो मुझसे शादी करना चाह रही थी और मैं उसे शादी कर लेता। हाँ, तो यही कहना चाह रहा है ना? तुझे पता है मैं सैयद हूँ, मैं एक आवारा लड़की से शादी कर लेता। उसने चीखते हुए अपनी बात मुकम्मल की। उमर उसके अंदाज देखकर धीमा सा मुस्कुराकर गोया हुआ। हाशिम, ये तू भी जानता है और मैं भी कि वो 2 साल किसके बिस्तर की जीनत रही। और रही बात शाह होने की, तो कभी तूने अपने काम देखे हैं? तू वो हर काम करता है जो तेरे बाप दादा ने नहीं किया, मगर तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। अंकल का कभी सोचा है? उन्हें ये सब पता चले तो वो क्या करेंगे? तूने बहुत गलत किया, बीजान के साथ, अंकल के साथ, अपने साथ, उस लड़की के साथ, और अब तू उर्वा के साथ गलत कर रहा है। तुझे लगता है उसकी फैमिली तेरे बारे में जानकर उसको तेरे हवाले कर देंगे? उमर, तू ऐसे क्यों कह रहा है? तुझे पता है ना मुझे उससे कितनी मोहब्बत है, मैं उसको किसी भी कीमत पे हासिल करूंगा। शाह उमर को जवाब देते वहां से निकल आया था और पीछे उमर वो सब सोता रहा जो उस लड़की ने कहा था। हाशिम, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत थी, मैंने तो एक बार भी तुम्हें इनकार नहीं किया। और तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मुझे इस्तेमाल किया और फिर फेंक दिया। मैं तो गिला भी नहीं कर सकती तुमसे। इश्क हो तुम मेरा। हाशिम शाह, इश्क मतलब समझते हो इसका? नहीं समझते होगे, मगर जब होगा ना तो सब कुछ भूल जाओगे। उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि कितनी तकलीफ होती है, किस कदर दर्द होता है उसके मुंह से इनकार सुनना जिसको आपने बेइंतहा चाहा हो। उमर ने बेबसी से बालों में हाथ फेरा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे समझाए हाशिम को, कैसे रोके उसको कि वो कुछ गलत ना कर दे। उसको शाह को रोकना था, वरना वो कुछ गलत कर देता। उमर जानता था कि हाशिम जिद का कितना पक्का है। ये दुआ है आतिशे इश्क में कि मेरी तरह तू जला करे। ये दुआ है आतिशे इश्क में कि मेरी तरह तू जला करे। ना नसीब हो तुझे बैठना तेरे दिल में दर्द उठा करे, कि मेरी तलाश में दर बदर पकड़ के दिल तू फिरा करे। तेरे सामने तेरा घर जले, ना बचा सके ना बस चले। तेरे दिल से निकले यही दुआ, ना घर किसी का जला करे। कॉलेज से आने के बाद वो मुसलसल यही सोच रही थी कि पापा को कब बताया जाए ताकि अम्मी को ना पता लग सके। और फिर एक नतीजे पर पहुंचकर वो सोने के लिए लेट गई। सारा दिन बर्बाद हुआ था, अभी भी पढ़ने को दिल नहीं कर रहा था। रात को पढ़ने का सोचकर वो कंबल तान कर सोने की कोशिश करने लगी। रात के खाने के बाद जब गाजी साहब लाइब्रेरी में बैठे अपने ऑफिस की फाइल देख रहे थे, जब वो हल्की सी दस्तक देकर आई, ये ले बाबा चाय पिए। चाय के कप उनके सामने रखते वो भी बैठ गई। ओहो वाह उर्वा, मैं अभी सोच रहा था कि तुम्हारी मामा को तंग करूं कि बेगम बना दे चाह, और लो देखो मेरी बेटी बना लाई। उन्होंने हंसते हुए चाय का कप मुंह से लगाया। बस फिर पापा देखें आपकी बेटी कितनी अच्छी है, उसने मसनूई कॉलर खड़े करते हुए जवाब दिया और दोनों मुस्कुरा दिए। उर्वा, पेपर्स कब हैं बेटा? उन्होंने फाइल से नजरें उठाकर एक नजर उसे देखा और वो आज उन्हें कुछ परेशान सी लगी। बाबा अगले हफ्ते हैं। अच्छा मुझे आपको कुछ बताना था। उसने एक नजर लाइब्रेरी के बंद दरवाजे को देखकर कहा। उन्होंने हैरत से उसे देखा और फाइल टेबल पर रखते उसके साथ आकर बैठ गए। उर्वा, तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो, कोई परेशानी है बच्चे? उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर पूछा। जी पापा, मुझे आपको कुछ बताना है, लेकिन आप वादा करें अम्मी को पता नहीं लगेगा, वरना वो परेशान हो जाएंगी। उसकी बात पर उन्होंने पुरसोच नजरों से उसकी तरफ देखा। मतलब वाकई कोई परेशानी की बात थी। अच्छा मेरे बच्चे बताओ क्या हुआ है? उन्होंने उसे अपने साथ लगाते हुए पूछा। बाबा, कुछ दिन से एक नंबर मुझे मुसलसल तंग कर रहा है। 2-3 बार कॉल्स की, मैसेज भी किए
और बाबा आज तो उसने हद कर दी, मेरे कॉलेज की बाहर वाले रोड पर उसने मेरे सामने गाड़ी रोकी और फिर मेरा हाथ भी पकड़ा। वो एक एक करके सारी बात इनको बताती चली गई, कैसे हाशिम ने उसको पहली बार तंग किया, फिर कॉलेज के बाहर जब उसने उसका हाथ पकड़ा तो उसने क्या किया, उसके थप्पड़ वाले किस्से को सुनकर मुस्कुराए कि उनकी बेटी को सेल्फ डिफेंस आता है। बाबा मेरे पेपर्स हैं और उसके बाद यूनी स्टार्ट हो जाएगी, कहीं वो मुझे फिर से तंग ना करे। उर्वा उसने आपसे कुछ कहा भी है? उन्होंने पुरसोच अंदाज से उसको देखते हुए पूछा। बाबा वो बदतमीज कहता है तुमसे, वो मेरा मतलब है वो कहता है कि तुमसे शादी करनी है, मगर बाबा मुझे नहीं करनी। उसने हिचकिचाते हुए अपनी बात मुकम्मल की। उन्होंने पुरसोच नजरें सामने दीवार पर गाड़ रखी थी और खुद मुसलसल इसी सोच में थे कि वो कौन हो सकता है, उर्वा से क्या चाहता है। तुम परेशान मत हो, कुछ करता हूँ, तुम मुझे नंबर लाकर दो उसका, और उसका नाम क्या है? बाबा हाशिम शाह है उसका नाम, और ये ले नंबर। उसने जल्दी से नंबर वाला पेपर उनके हाथ में दिया। ठीक है तुम जाओ, सो मैं देख लूंगा, परेशान मत हो, तुम जो चाहोगी वही होगा। उन्होंने प्यार से उसका सर थपका। जी बाबा। वो वहां से निकल आई, मगर इनको लातादाद सोचों में धकेल आई थी। ये नहीं था कि उनको अपनी बेटी पर एतबार नहीं था, वो अपनी बेटियों से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, मगर आजकल के माशरे के हालात की वजह से वो परेशान थे। फिर वहीं बैठे बैठे उन्होंने एक फैसला किया और सोने चले गए। उमर के घर आने से वो एक कमरा नशीन हो गया था। उमर की बातें, उर्वा की बातें, इस लड़की की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। गुस्से और जब्त से आंखें सुर्ख थी, माथे की नसें उभरी हुई थी, मगर वो कब तक बर्दाश्त कर सकता था। उसने उठकर अपने कमरे की एक एक चीज को उठाकर दीवार पर दे मारा था। शानदार कमरा लम्हों में किसी हादसे के मनाजिर पेश करने लगा था। कुछ टूटने की आवाज पर फातिमा शाह कमरे में आई थी और आगे के मंजर ने इन्हें परेशान कर दिया था। पूरा कमरा किसी खंडर का मंजर पेश कर रहा था और शाह नीचे कारपेट पर घुटनों के बल सर हाथों में गिराए बैठा था। उनका दिल दहल गया था। शाह मेरे बच्चे, ये क्या हालत बनाई हुई है अपनी, क्या हुआ है तुम्हें? उन्होंने उसका चेहरा हाथों में लेते हुए उससे पूछा। वो इनकी इकलौती औलाद था, इन्हें दुनिया की हर चीज से प्यारा था। वो तो बचपन से उसकी आंख में आंसू नहीं देख सकती थी। बीजान वो उनके गले लगकर फूट फूट कर रो दिया। क्या हुआ है मेरे बच्चे? उसके रोने पर उनका दिल उछलकर हलक में आ गया था। उसकी कमर थपथपाते उन्होंने मोहब्बत से पूछा। बीजान दिल में दर्द है। बीजान इनका हाथ दिल पर रखते हुए वो बेबसी से बोला था, लहजे में जमाने भर की थकन थी। हाशिम तुम क्यों मुझे डरा रहे हो बच्चे, सीधे बताओ क्या हुआ है? उसका चेहरा हाथों में लेते वो परेशान लहजे में बोली, उठो यहाँ से, चलो मेरे साथ। उसको नीचे से उठाकर वो अपने कमरे में ले गई और उसको नींद की गोली दी ताकि वो कुछ रिलैक्स हो। कमरे के दरवाजे को अपने पीछे बंद करते हुए वो इंतहाई परेशान थी। हाशिम को क्या हुआ था? काफी दिनों से वो उसके रवैये में बदलाव महसूस कर रही थी। आज तो उसके रवैये ने इनको मजीद परेशान कर दिया था। आज अजीम आए तो उनको बताती हूँ, वो कोई हल निकालेंगे। ये लड़का तो पहले से भी ज्यादा इनको तंग करने लगा था। ये बहुत देर से घर रात पलटते लड़के काश समझे ये कभी माँ के खदशात का दुख। रात को वो काफी हद तक समझ चुका था। उसको डिनर पर देख उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया। हाशिम मैं सोच रहा था दुबई वाले प्रोजेक्ट को एक बार चेक किया जाए, तुम्हारा क्या ख्याल है? वो उसकी तरफ मुतवज्जो हुए जो आज खिलाफ मामूल खामोशी से खा रहा था। जी बाबा मैं सोच रहा था, मगर उसको देखेगा कौन? तुम चले जाओ शाह, तुम्हारे बाबा तो यहाँ मसरूफ रहते हैं, तुम इधर जाओगे तो शायद तुम्हारी तबीयत कुछ बेहतर हो जाए। उन्होंने उसकी तरफ देखा जो मुसलसल खामोश था। उनकी बात पर उसने खामोशी से सर हिलाया था। वो वैसे भी इस लड़की को थोड़ा वक्त देना चाहता था। पूरी बस्ती में बस एक शख्स से निस्बत मुझसे मुनकर है, वो एक शख्स भी ऐसा वैसा। पेपर शुरू होने में कुछ दिन बाकी थे। उर्वा और गानिया दोनों आजकल एक साथ पढ़ रही थी, या यूं कहा जाए कि सिर्फ उर्वा ही पढ़ रही थी तो कुछ गलत नहीं होगा। वो तो बस आजकल पेपर से कुछ दिन बाद तय अपनी शादी के बारे में सोच रही थी। अभी भी मुसलसल वो अपनी दास्तान सुनाने में मसरूफ थी, जबकि उर्वा थोड़ी देर बाद उसे यूं घूनियों से नवाज देती तो फिर उसे वो अपनी किताब पर झुक जाती, और ये सिर्फ 10 सेकंड के लिए होता, क्योंकि उसके बाद फिर उसको कोई बात याद आ जाती और वो शुरू हो जाती। अभी भी पढ़ते हुए उसे कुछ याद आया था जिस पर उसके बोलने से पहले ही उर्वा ने मोटी किताब उठाकर उसका निशाना लिया था। वानिया की बच्ची, अगर अभी तुमने कोई बकवास की तो मैंने सर फाड़ देना तुम्हारा। यार उर्वा मुझे समझ नहीं आता कि मेरी तेरे जैसी पढ़ाकू और खड़ूस बंदी से दोस्ती कैसे हो गई, वानिया ने सोचने वाले अंदाज में कहा, और उर्वा की शक्ल देखकर हंस पड़ी। यार पढ़ लो ना, पेपर्स हैं कुछ दिन बाद, उसने मिन्नत भरे अंदाज में कहा। इतने में अमीना बेगम हाथों में कॉफी और सैंडविच ट्रे थामे अंदर आई और इनके सामने रख दी। चलो बच्चियों कुछ खा लो पहले, कब से लगी हो? उन्होंने उर्वा के हाथ से किताब लेकर साइड पर रखी। ओ
अम्मी पेपर्स में ऐसे तो ना करें, पढ़ने दे। उसने फिर से किताब उठाई और दूसरे हाथ में कॉफी थामकर घूंट घूंट पीने लगी। आंटी ये किस पे चली गई है? जब देखो पढ़ाई, अब बंदा थोड़ा मजाक भी ना करे, हर वक्त हिटलर बनी रहती है। वानिया ने मस्कीनियत चेहरे पर सजाकर शिकायत लगाई और सैंडविच का बड़ा सा बाइट लिया। वो उसके मुंह फुलाने पर मुस्कुरा दी। अम्मी झूठी है ये, कब से अपने मंगेतर की शान में कसीदे पढ़ रही थी, मैंने कह दिया पढ़ लो कुछ, और अब झूठ बोल रही है। उर्वा ने उसे एक थप्पड़ लगाते हुए उनकी शिकायत लगाई। उफ, जालिम कितनी जोर से मारा, देखा आपने आंटी, ये मुझ मासूम पर तशद्दुद भी करती है। और आंटी मैंने बस एक बार उनकी बात की थी। वानिया ने बाकायदा बच्चों की तरह रोनी सूरत बनाई, जिसका उर्वा पर कोई असर न हुआ, मगर अमीना बेगम मुस्कुरा दी। वो बचपन से उसको जानती थी, दोनों ऐसी ही थी। इनके जाने के बाद उर्वा ने बड़ी मुश्किल से उसके तरले मिन्नतें करके उसको पढ़ने पर आमादा किया था। आज वो काफी दिन बाद बाहर निकला था, ऑफिस जाने का दिल नहीं किया था। वो वैसे ही रोड पर इधर उधर गाड़ी चलाता रहा। आजकल पेपर थे और सड़कों पर रश लगा रहता था। वो बहुत मोहतात अंदाज में गाड़ी चला रहा था, मगर फिर भी एकदम से सड़क के दाएं जानिब से किसी ने रोड क्रॉस करने की कोशिश की थी। अगर वो बर वक्त ब्रेक ना लगाता तो शायद इस वक्त वो ऊपर पहुंच चुका होता। वो शदीद झुंझलाहट में गाड़ी से बाहर आया ताकि उसको ये बता सके कि रोड कैसे पार की जाती है, मगर भला हो दिल का ऐन वक्त पर दगा दे गया। सामने वाली को खुदा ने शायद फुर्सत से बनाया था। वो कुदरत का हसीन शाहकार थी। उसकी सब्ज आंखें इस वक्त चमक रही थी। वो उसको देखने में इतना मगन था कि उसे आगे पीछे का होश भी नहीं रहा था। उर्वा यार सॉरी करो जल्दी, उसकी दोस्त ने उसका कंधा हिलाते हुए कहा, जिस पर वो होश में आता बालों में हाथ फेर गया। उसने बहुत मध्यम आवाज में माजरत की और अपनी दोस्त का हाथ पकड़कर वहां से चली गई, मगर वो वहीं खड़ा उसे जाता देखता रहा। गाड़ियों के मुसलसल हॉर्न देने पर उसका सकता टूटा और वो हाथ उठाकर माजरत करता जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। सारा रास्ता वो उसके बारे में सोचता रहा था। वो कोई टीन एज नहीं था, मगर वो लड़की बहुत मासूम लगी थी उसे। उसका दिल उसकी तरफ बेसाख्ता खींच रहा था। घर आकर भी वो बेड पर गिर गया था। उसकी सोचों का महवर सिर्फ वो थी। वो मुसलसल यही सोच रहा था कि वो उसकी होगी या नहीं। मेरी उदास रातों को तू हसीन कर दे, अपने हुस्न से थोड़ा दिलनशीन कर दे, मेरी खामोशियों को तू चुन चुन के ख़त्म कर दे, मेरी आदतों को तू बेहतरीन कर दे। किसी के दिल में तू तुम्हें आखिर ठहरना है, मेरे गुमान को पक्का यकीन कर दे। कुछ देर बाद उसका मोबाइल बजा तो उसने उठाकर कान से लगाया। कैसी हैं अम्मी आप? उसके लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। दूसरी तरफ वो मुस्कुराई। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? उन्होंने मोहब्बत से पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आज बहुत खुशो खैर है ना? उनके पूछने पर उसका कहका बुलंद हुआ। अम्मी आपको कैसे पता लग जाता है? उसने उल्टा उनसे सवाल किया। बेटा जी तुम्हारी माँ हूँ, मुझे ये सब पता होता है, अब बताओ, उन्होंने बात के आखिर में फिर पूछा। अम्मी मुझे वो मिल गई जिसकी तलाश मैंने एक अरसे तक की है। अम्मी मुझे वो अच्छी लगी, झुकी पलकों वाली, धीमे लहजे वाली। आप कब आएंगी? उनके हंसने की आवाज़ पर वो खफा हुआ। सारी बात नसीब की है साहब, वरना दुनिया में क्या कुछ नहीं रखा। वो पेपर देने के बाद घर आ गई थी। आते ही अम्मी ने घेर लिया। पेपर कैसा हुआ? भाई सख्त गिर अम्मा थी ना पढ़ाई के मामले में। अच्छा हुआ है अम्मी, दुआ करिएगा। उसने उनके गले में बाजू डालते हुए लाड भरे अंदाज में कहा। दुआएं तो मेरी हमेशा ही तुम्हारे साथ है, अल्लाह तुम्हें हर मैदान में कामयाब करे, आमीन। तुम हमेशा खुश रहो जहाँ भी रहो। उनको इतनी दुआओं पर उसने उनके गाल चूमे थे। प्यारी अम्मी। अच्छा अम्मी जल्दी से कुछ खाने को दे, भूख लगी है। उसने बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए पेट पे हाथ रखा। वो मुस्कुरा दी। उसकी बचपन से आदत थी, भूख उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। तुम नहा लो, मैं खाना लगाती हूँ, हम माँ बेटी मिलकर खाते हैं। उनकी बात पर वो सर हिलाकर अपने कमरे में चली गई। मोबाइल उठाकर देखा तो गानिया का मैसेज जगमगा रहा था। उसने खोला तो सामने लिखी तहरीर को पढ़कर उसकी आंखें हकीकत में उबल पड़ी। लिखा था, उर्वा आज जिसकी गाड़ी से तुम टकराने वाली थी, यार वो कितना हैंडसम था ना, बस मैंने सोच लिया वही मेरे जीजा जी हैं। उसने जल्दी से मैसेज किया। ये क्या बकवास थी? जवाब उसी वक्त आया था। बकवास नहीं मेरी जान, इसको पेशन गोई कहते हैं। वैसे कितना अच्छा हुआ ना उर्वा, अगर वो तुम्हारी भी मेरे साथ ही शादी हो जाए। मैसेज पढ़कर तो उर्वा का दिल चाहा था कि अगर उसे अभी वो उसके पास होती तो उसका कीमा बना देती। उसको हैदर से हमदर्दी हुई थी, जिस बेचारे ने सारी जिंदगी गानिया को बर्दाश्त करना था। फोन टेबल पर रखकर अभी वो पलट ही रही थी कि एकदम से कॉल आना शुरू हो गई। उसने गुस्से से दांत पीसे गानिया की बच्ची फोन उठाकर देखने पर कोई नंबर नजर आया जिसे कभी उसको कॉल नहीं आई थी। उसके फोन ना उठाने पर वो बज कर बंद हो चुका था और वो खड़ी सोच रही थी कि कौन हो सकता है। इतने में एक बार फिर फोन बजा तो उसने उठाकर कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम के जवाब में उसे जो आवाज सुनने को मिली उसने सही मायनों में उसको गुस्सा दिलाया था। इस थप्पड़ के बाद से कम ये लगा था कि वो बंदा अभी इसको तंग नहीं करेगा, मगर सामने भी हाशिम शाह था, जिद का पक्का, अपनी चलाने वाला। कैसी हो उर्वा गाजी? मैं तुम्हें याद हूँ या भूल गई हो?
बड़ी चाहत से सवाल हुआ था। मुझे नहीं पता तुम इतने घटिया शख्स हो। तुम्हें यह तक नहीं पता कि किसी लड़की से बात कैसे की जाती है, और मुझे तुम्हें याद रखने का कोई शौक नहीं। मेरी तरफ से तुम जहन्नुम में जाओ। अपनी बात करके वो फोन रखने वाली थी जब दूसरी तरफ की से उसकी बात सुनते रुक गई। अगर तुम्हारी बकवास बंद हो गई हो तो मैं तुम्हें बता दूं, ये जो तुम्हारी अकड़ है ना, इसको तोड़ने में मुझे चंद सेकंड लगेंगे। मेरे साथ इस लहजे में बात मत किया करो। जानती नहीं हो तुम मुझे कौन हूं। मैं हाशिम शाह हूं। मैं वो जो चीज़ मुझे अच्छी लग जाए इसमें हर हाल में हासिल करता हूँ, और तुम्हें सिर्फ इतना बताने के लिए फ़ोन किया है। मैं 1 महीने के लिए मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, बस 1 महीने के लिए, और इस 1 महीने में खुद तैयार कर लो। मैं तुम्हें ठीक 1 महीने बाद बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और कौन नहीं। उसने चीखते हुए अपनी बात मुकम्मल की थी। उसकी बात पर भी उर्वा का इत्मीनान काबिले दीद था। वो जब बोली तो शाह को आग लगा गई। सुनो हाशिम शाह, बहुत अच्छी बात है कि जो चीज़ तुम्हें पसंद आ जाए तुम उसे हासिल कर लेते हो, मगर एक बात हमेशा याद रखना, मैं एक जीती जागती लड़की हूँ, कोई गली में पड़ी चीज़ नहीं, और मुझे कभी कमज़ोर लड़की या बच्ची समझने की गलती मत करना हाशिम शाह। खसारे में रह जाओगे। देखते हैं कि 1 महीने के बाद तुम मुझे हासिल कर लेते हो या नहीं। उसने जिद करने वाले अंदाज में चैलेंज किया। अपनी बात मुकम्मल करने के बाद उसने मोबाइल ऑफ करके बेड पर फेंक दिया और दोनों हाथों में सर थाम कर बैठ गई। ये बंदा उसके लिए वबाले जान बन गया था। दिन ब दिन उसकी धमकियां बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ उर्वा की बातें सुनने के बाद उसका दिमाग मजीद घुमा था। उसने मुट्ठियां बंद करके अपना गुस्सा कम करना चाहा, वरना उसका दिल चाह रहा था कि इस शटांग भर की लड़की को उसकी जगह बताए। पास खड़े बख्श को उसने आंखों के इशारे से अपने पास बुलाया। वो बेचारा हंसपे आदत डरता डरता पास आया था। बख्श, जितने दिन मैं यहाँ नहीं होऊंगा, मुझे इस लड़की की हर कार्रवाई की खबर चाहिए। वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, सब कुछ। समझ गए? बख्श ने जोर शोर से गर्दन को जुम्बिश दी। शाबाश। और हाँ, उसकी हर लम्हे की तस्वीर भी। उसने पूरे सरहर अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। जी शाह साहब, और कोई हुक्म? बख्श के पूछने पर उसने नाम में सर हिलाते हाथ से जाने का इशारा किया। तो उर्वा गाजी, बस 1 महीना अपनी मर्जी से जी लो। हाशिम शाह तुम्हें अपने पिंजरे में ऐसे कैद करेगा कि तुम्हारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी हर बात का, तुम्हारे थप्पड़ का तुमसे सुध समेत बदला लूंगा। अपने आप से बातें करते हुए आखिर में उसने चाय से भरा कप उठाकर सामने दीवार पर दे मारा था। वो फिर से एक जुनूनी अंदाज में अख्तियार कर गया था। पागल। शाम की फ्लाइट से शाह दुबई पहुंचा था और आते ही होटल के कमरे में प्रोजेक्ट के सारी डिटेल चेक कर रहा था। इतने में उसका फोन बजा तो वो इधर मुतवज्जो हुआ। उसके एक अरबी दोस्त की कॉल थी। उठाने के बाद रस्मी गुफ्तगू हुई और उसके बाद उसने हाशिम को आज का डिनर करने की दावत दी, जिसको उसने कबूल कर लिया। 2-4 बातों के बाद उसने कॉल काट दी। कुछ देर बाद वो जाने के लिए तैयार था। ब्लैक जीन्स के साथ वाइट शर्ट पहनकर उसने ब्लैक कोट पहना था और बालों को सेट करके वो बाहर निकल आया था, जहाँ उसका दोस्त इंतजार में था। उसको देखते ही उसकी तरफ बढ़ा। ओह हाशिम, कैसे हो यार, इतने अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। उसके सीने पर हाथ मारते हुए वो बगलगीर हुआ। हाशिम उसके अंदाज पर मुस्कुराया। बस अली, बहुत मसरूफ था बिजनेस में, अभी भी एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में आया हूँ। तुम सुनाओ, कैसे हो? उससे अलग होते उसने पूछा। मैं आज भी हैंडसम हूँ, उसने कॉलर खड़ा करते हुए कहा, और आज भी मुझ पर वैसे ही लड़कियां मरती हैं। हाशिम ने टुकड़ा लगाया तो दोनों के कहके निकले। बातों बातों में उन्होंने डिनर किया और उसके बाद वो जूस पी रहे थे जब उसने हाशिम को मुखातिब किया। अच्छा हाशिम, शादी कर ली या अभी भी ऐसे ही घूम रहे हो? उसने पानी का गिलास मुंह से लगाते हुए पूछा। ना यार, अभी तक तो नहीं की, मगर जल्द कर लूंगा। उर्वा को याद करके उसके चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई। मुस्कुराया जा रहा है, मतलब ढूंढ ली है कोई तूने? बता बता, कैसी है, क्या करती है, जल्दी बता। अली ने सीधा बैठते हुए बेसब्रेपन का मुजाहरा किया। बता रहा हूँ, सब्र कर। उर्वा नाम है उसका और अभी FSC में है, उसने मुस्कुराकर बताया। वो जो जूस का घूंट ले रहा था उसको अच्छू लगते लगते बचा। हैरानी से उसको देखा। What did you just say? She is doing FSC और I get it wrong? उसके पूछने पर हाशिम ने उसको घूरा। क्या मतलब है इस बात का? उसने जूस पीते हुए पूछा। यार, तुम 30 के होने वाले हो और वो अभी सिर्फ 17-18 साल की बच्ची है। तुम उससे शादी करोगे, तुम उससे पूरे 12 साल बड़े हो, उसने वजाहत की। हाशिम का चेहरा लम्हों में सुर्ख हुआ। वो कुछ भी कहे बगैर खामोश हो गया। आई एम सॉरी हाशिम, यार बस ऐसे ही कह दिया, मजाक किया है। उसके सुर्ख पड़ते चेहरे को देखते हुए उसने कहा। अच्छा चल ये बता, मुझे शादी पे बुला रहा है ना? अली के पूछने पर उसने सर हिलाया। चंद बातों के बाद अली चला गया तो वो पीछे से उर्वा की, अली की और उमर की बातें याद करता रहा। कुछ देर वहीं बैठे रहने के बाद वो वहां से उठा और होटल से बाहर निकल गया। उसका रुख शहर के मशहूर क्लब की तरफ था। उसके मुताबिक उसकी सब परेशानियों का हल वहां था और आज भी उसको सुकून चाहिए था। वो आज ऑफिस आया था। अपने PA को कहकर उसने एक फाइल मंगवाई और खुद कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गया और फिर से उस टकराने वाली लड़की को सोचने लग गया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे उसको बताए कि वो उसे अच्छी लगी थी। इतनी छोटी सी बच्ची थी वो। उसने खुद को सजनिश की। वो क्या
क्या सोचे जा रहा था, उसे ये सब जेब नहीं देता, मगर दिल ने भी कभी दिमाग के फलसफों पर यकीन रखा है। उसके साथ भी यही हो रहा था। दिल उसको सोचता तो दिमाग मना करता कि वो बहुत मासूम है, बच्ची है। वो ये सब सोच रहा था जब उसका पीए फाइल लेकर आया। सर, हम इस प्रोजेक्ट पर पहले काम करेंगे, उसने एक जगह पर हाथ रखकर बताया। हाँ क्या? वो बड़बड़ाया। मैं आहिस्ता पागल हो जाऊंगा, उसने बेबसी से सोचा और उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। वो टेरेस पर बैठी केमिस्ट्री के रिएक्शन कर रही थी जब आयशा उसके पास आकर बैठी। उसके हाथ में फ्राइज की प्लेट थी। फ्राइज देखकर उसने किताब बंद करके रखी और प्लेट की तरफ हाथ बढ़ाया। मगर ये क्या? आयशा ने प्लेट उठाकर अपने पीछे छुपाई और सवालिया नजरों से बड़ी बहन को देखा। ये तुम मेरे लिए लाई हो ना? आपसे किसने कह दिया कि आपके लिए लाई हूँ? ये मेरे हैं। उसने दूसरे हाथ को इस्तेमाल करते एक जेब से उठाकर मुंह में रखा। वो मुंह बनाते उठ गई। अम्मी अम्मी, मेरे फ्राइज किधर हैं? उसने किचन में दाखिल होते साथ पूछा था। आयशा को देकर भेजे हैं बेटा, देखो कहाँ है। उनकी बात पर उसका मुंह खुल गया। मतलब इस आयशा की बच्ची ने उसको बेवकूफ़ बनाया और उसके हिस्से के भी खा लिए। उसने दुखी दिल से सोचा और फिर अम्मी को शिकायत लगाने का सोचा। अम्मी, उसने मुझे नहीं दिए और जब मैंने मांगे तो कहती है नीचे से लेकर खाएं। झूठी कहेंगी। उर्वा की बात सुनकर उन्होंने आयशा को आवाज़ दी और वो बोतल के जिन की तरह हाजिर हुई। जी अम्मी, मासूमियत का रिकॉर्ड तोड़ा गया था। मैंने तुमसे कहा था पहले बहन को देकर आओ, मगर तुमने खुद खाने शुरू कर दिए। उन्होंने बेलन उठाते पूछा। वो अम्मी, मुझे भूख लगी थी, मैंने तुम्हें नहीं देने थे क्या? भूखी न दीदी। उर्वा गुस्से से लाल पीली हुई। अम्मी देखो आप ही क्या कहती हैं। उसने नकली आंसू साफ किए। सही कहती है, ये पकड़ो प्लेट और दोनों निकलो किचन से। उन्होंने प्लेट थमाते हुए निकलने का रास्ता दिखाया, वरना उन्होंने सर में दर्द करवा देना था। कलम में आकर सीधा वो बार के पास गया और इस लड़के को ड्रिंक बनाने को कहा। उसकी नजरें मुसलसल डांस फ्लोर पर डांस करते लोगों पर थीं। ये जगह बेहयाई का अक्स थी। हर तरफ बेहुदा कपड़ों में नाचते जवान लड़के लड़कियां, कुछ मशरूब पीने में मगन थे तो कुछ इंतहाई काबिल एतराज़ हालत में थे, मगर उनको इससे क्या फ़र्क नहीं पड़ता था। ये लोग बुराई की दलदल में धंसे लोग थे। बारटेंडर ने उसके सामने मशरूब का गिलास रखा और वो एक एक करके पीने लगा, मगर उसकी नज़रें अभी भी सामने थी जहाँ एक लड़की मिनी स्कर्ट पर शॉर्ट शर्ट पहने हुए थी। उस बेहुदा लिबास से उसका जिस्म नजर आ रहा था, मगर वो वहाँ परवाह किसे थी। वो डांस के स्टेप पर हाथ उठाकर डांस कर रही थी। मुसलसल खुद पर जमी किसी की नज़रों से उसने मुड़कर बार की तरफ देखा तो एक खूबसूरत एशियाई खड़ा नजर आया था। उसके हाथ में मशरूब का गिलास था और नज़रें मुसलसल उस पर थी। उसकी तरफ मुस्कुराकर देखने के बाद वो फ्लोर से उतर गई और उसके पास जा खड़ी हुई। हाशिम ने उसको सर से पैर तक घूरते हुए घूंट भरा। हाय हैंडसम, हाउ आर यू? उसने शाह की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। एम ऑल राइट, मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। आई वॉज लुकिंग डेट यू आर अलोन सो आई थॉट आई शुड अकम्पनी यू। उसने मुस्कुराकर एक अदा से बाल झटकते हुए कहा। वाई नॉट, हैव अ ड्रिंक? शाह ने उसे ऑफर की। वाई नॉट। कुछ देर बात करने के बाद और मजीद हराम शाह को अंदर उतारने के बाद अब वो दोनों डांस फ्लोर की तरफ बढ़ गए थे। वो ये हाशिम था जो एक तवाइफ से शादी के जिक्र पर इंतहाई गुस्से में आ गया था। उस दिन उसको याद आया था कि वो शाह है, मगर आज फिर वो शायद भूल गया था और इस मुल्क में अयाशी कर रहा था। उसके दिमाग से सब कुछ मख्फी था। उसे इस बात तक का ख्याल ना था कि अगर उसके बाबा को इस बारे में पता चल जाए तो वो क्या करे। आज इन दोनों का आखिरी पेपर था। पेपर देने के बाद वो अपनी बातें बाकी क्लास कर के साथ बैठी थी और 2 साल उन्होंने इकट्ठे पढ़ा था और आज इनका साथ आखिरी दिन था। उसके बाद पता नहीं सब मिल सकते थे भी या नहीं। किसी की शादी हो जाती तो कहीं किसी ने और शिफ्ट हो जाना था। गानिया भी गम में थी, मगर उसे इस बात की भी खुशी थी कि वो शादीशुदा हो जाएगी। उसने अपनी क्लास को शादी का बताया और आने की दावत भी दे डाली, जिसे सबने कबूल कर लिया। अब वो सब उसको तंग कर रही थी और वो शर्मा कर 19वीं सदी की हुरैन का किरदार अदा कर रही थी, जिस पर उर्वा को तब चढ़ी। मोहतरमा वैसे तो सारा दिन उसी की बातें करती हैं, तब तो शर्म नहीं आती, और अब कैसे शर्मा कर सुर्ख हो रही है। गानिया, यार चलो चले, मैं बहुत थक गई हूँ, कल सोई भी नहीं, पेपर की तैयारी करती रही और अब मुझे नींद आ रही है। उसने गानिया के बाजू से पकड़कर उठाया। ओके गर्ल्स, फिर मुलाकात होगी अगर जिंदगी रही तो। गानिया और उर्वा एक जबान बोली और सबके मुंह से कह के फूट पड़े। कुछ की आंखों में आंसू भी थे। वो लम्हे जो उन्होंने एक साथ गुजारे थे वो उनको बहुत याद आने वाले थे। पता नहीं जिंदगी किसको कहाँ ले जाती। रास्ते में गानिया के दिमाग में कीड़ा बुलबुलाया तो वो फिर शुरू हो गई। यार उर्वा, फिर तुमने क्या सोचा? उसकी बात पर उर्वा ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। यार वही शादी की बात के बारे में, इसी से तो मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा। बात के आखिर में उसने अपने बाईं तरफ देखा जहां उर्वा चल रही थी और उसकी बातों पर उसे कच्चा निगलने वाले मूड में आ चुकी थी। गानिया, यार ये क्या बदतमीजी है, क्यों फजूल में मुझे तंग कर रही हो? अगर अभी ये बकवास की ना तो मुंह तोड़ दूंगी। उसने जगह का लिहाज करते आहिस्ता से उसे वार्न किया। गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। ओ उर्वा, तुम ब्लश कर रही हो, वो उसे तंग करने वाले अंदाज में कहते हुए भागकर रोड क्रॉस कर गई। वरना क्या पता उर्वा का उसका सर वाकई फाड़ देती। और वो पीछे सबर का घूंट भरकर इधर उधर देखते हुए रोड क्रॉस करने लगी। अगले कुछ दिन उनके पास फुर्सत थी तो उन्होंने एक आर्ट गैलरी देखने का प्रोग्राम बनाया।
उर्वा तो थी ही शौकीन, साथ में उसने गानिया को भी घसीट लिया। खैर वो मुंह बनाकर चलने को तैयार हो गई। आर्ट गैलरी में वो उर्वा तो तस्वीरों को देखने और उनके मुतालिक मालूमात लिखने में मगन थी, जबकि गानिया मुसलसल जमाइयाँ ले रही थी। असल में वो बेचारी आजकल नींदें पूरी कर रही थी, जबकि उर्वा बीबी उसे जबरदस्ती उठा लाई और अब वो किसी जगह की तलाश में थी जहाँ वो सो सके। कुछ देर अभी वो इधर उधर देख रही थी जब उसकी नजर आर्ट गैलरी के दूसरी तरफ गई और फिर उसकी आंखें शरारत से चमकी। नींद जिसने कुछ देर पहले उस पर हमला कर रखा था वो दुम दबाकर भाग गई। उसने एक नजर मुड़कर उर्वा की तरफ देखा और फिर सामने कुछ सोचकर वो उर्वा की तरफ आई। यार उर्वा, आओ उस तरफ देखें, वहां बहुत अच्छी तस्वीरें हैं। उसने बाजू से पकड़कर उसको खींचा। उर्वा तो अचानक अवदात पर हैरान हुई। अभी थोड़ी देर पहले तो मोहतरमा नींद में हचकोले ले रही थी और अब एकदम से क्या हो गया। वो हैरानगी से सोचती हुई उसके साथ चल पड़ी, मगर इस तरफ जाकर अंदाजा हुआ कि उसने कितना कमीनापन दिखाया था। उसने उसको घूरा मगर वो मुस्कुरा दी। उर्वा बेचारी ना ना करती रह गई, मगर उसने सामने खड़ी शख्सियत को मुखातिब भी कर लिया। ओ, आप यहाँ कैसे हैं? गानिया ने हैरान होने की अदाकारी की। मुकाबिल ने पलटकर उसको देखा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? उसने सलाम किया। बिल्कुल ठीक, हम, आप सुनाएं कैसे हैं और यहाँ कैसे? गानिया ने तेजी से जवाब दिया। मैं यहाँ आर्ट की विजिट के लिए आया था बस। वैसे आपने मेरा नाम नहीं पूछा, लेकिन खैर मैं खुद बता देता हूँ। आई एम हुसैन। उसने उर्वा को देखते हुए अपना तारुफ करवाया। ओ, मैं भूल गई, मैं गानिया आमिर और ये मेरी दोस्त उर्वा गाजी। वो जो अपना बाजू छुपाने की कोशिश में थी। उसने उर्वा के बाजू को मजीद सख्ती से पकड़ते हुए कहा। कैसी हैं आप? अब की बार उसने बराह रास्त उर्वा को मुखातिब किया था। मैं ठीक हूँ गानिया, चलो यार, जवाब देकर उसने गानिया को मुखातिब किया, जो आज शायद उसकी शादी करवा कर दिम लेने वाली थी। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ? उसने उर्वा की तरफ देखते हुए गानिया से पूछा। देखिए मिस्टर, उस दिन मैं आपकी गाड़ी के सामने आ गई थी, उसके लिए माजरत, मगर अभी जिस तरह आप आर्ट गैलरी को विजिट कर रहे थे वैसे ही करें। हम आपको कंपनी नहीं दे सकते। हुसैन को जवाब देकर उसने गानिया से बाजू छुड़वाया और आगे निकल गई। गानिया ने हैरत से उसकी हरकत मुलाहिजा की थी। हुसैन का चेहरा धुआं धुआं हो रहा था, मगर गानिया के देखने पर उसने बमुश्किल मुस्कुराहट होठों पर सजाई। सॉरी, वो ऐसी ही है, इतनी जल्दी किसी से घुलती मिलती नहीं। फिर मुलाकात होगी आपसे। उसे लाख मिलेंगे आदाब, अदबो आदाब वाले। उसे याद आता रहेगा तीखा मिजाज मेरा। वो बेटा, मुझे लगता है जब तू बूढ़ा हो जाएगा तभी ये तुझे लिफ्ट करवाएगी। उसने बेबसी से बालों में हाथ फेरते हुए सोचा। उसे जवाब देती उसके पीछे गई, वरना उसका क्या भरोसा, वो उसे गुस्से में वहीं छोड़ जाती। वो गैलरी से बाहर निकल रही थी जब गानिया ने उसे जा लिया। यार गानिया, ये क्या तरीका था? वो बंदा सिर्फ हमसे बात ही कर रहा था और तुम इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात थी? उसने उसे रोकते हुए पूछा। सिर्फ बात कर रहा था, वो फजूल में चिपक रहा था। और तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है, हर किसी को आदाब अर्ज करना फर्ज नहीं तुम पर। अगर आइंदा तुमने कोई ऐसी हरकत की तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। वो सोचेगा पता नहीं कैसी लड़की है जो फ्री हो रही थी। आखिर में उसने मुंह बनाते हुए कहा, ओके, ऐसा फिर नहीं करूंगी मेरी जान। उसने उर्वा के गले लगते हुए कहा और दोनों मुस्कुरा दी। तेरे मुस्कुराने का असर सेहत पर होता है। लोग पूछ लेते हैं दुआ का नाम क्या है। और दूर खड़े शख्स ने इस मंजर को मोहब्बत से देखा। आर्ट की खाक जानने के बाद वहां एक कैफे में बैठे वो कोक और बर्गर से लुत्फानंदोज हो रही थी। जब उर्वा को लगा कोई मुसलसल उसकी तस्वीरें ले रहा है, उसने गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा, मगर उसे वहां पर कोई भी ऐसा वैसा मशकूक शख्स नजर नहीं आया। तो उसने अपना ख्याल समझकर सर झटका। गानिया की किसी बात पर मुस्कुराते हुए उसकी नजर सामने खिड़की के बाहर गई तो वहां कोई बैठा नजर आया और उसके मुस्कुराने को एक बार फिर कैद कर लिया। वो एकदम से उस तरफ गई, मगर वो जो कोई भी था वहां से भागने में कामयाब हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। गानिया भी उसको उठता देख पीछे आई थी। क्या हुआ उर्वा, इस तरह अचानक क्यों उठी हो? उसने परेशानी से पूछा। यार, मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरी तस्वीर खींची हो और वो वहां पे था कोई, और जब मैं उठी तो वो निकल गया। वो इंतहाई परेशानी के आलम में उसे बताती गई। गानिया की आंखों में तहीर उतर आया। ऐसा कौन कर सकता था यार उर्वा, ऐसा कौन कर सकता है? मुझे लगता है गानी, ये वही है जो मेरे पीछे पड़ा है। उसने उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा। माथे पर बल पड़ गए थे और मुंह गुस्से से सुर्ख हो रहा था। इस शख्स से वाकई कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। उसने गानिया का बाजू पकड़ा और कैफे से निकलती चली गई। अब उसको वाकई इस आज के बारे में कोई कदम ले लेना चाहिए, वरना वो उसको इसी तरह जिद करता रहता। वो कल रात बहुत देर से होटल वापस आया था। कसरत से मशरूब पीने के बाद वो रात 2 बजे का सोया, शाम 6 बजे उठा। उसके सर में शदीद दर्द था। अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ते वो उठ बैठा। इतने में साइड पर पड़ा उसका मोबाइल बज उठा। उसने बेजारी से उठाया। बख्श का नंबर जगमगा रहा था। हाँ बोलो। उसने फोन कान से लगाते हुए कहा। शाह साहब, वो एक बात बतानी थी आपको, इसलिए जहमत दी। उसने डरते डरते बताया। हाँ बोलो। वो शाह साहब, आज जब मैं उर्वा बीबी की तस्वीरें ले रहा था तो इनको शक हो गया कि कोई उनकी तस्वीरें ले रहा है। फिर मैं वहां से जल्दी से निकल आया, वरना वो मुझे पकड़ लेती। उसने हिचकिचाते हुए बात की। अच्छा कोई बात नहीं, मैं कुछ दिनों तक आता हूँ, फिर कुछ करते हैं, तब तक इनको संभाल के रखो।
उसे हुक्म देकर उसने मोबाइल ऑफ कर दिया। मूड एकदम खुशगवार हो गया था। बस कुछ दिन मजीद और फिर तुम शाह की होगी, उसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। अजीम और फातिमा शाह सुबह सुबह ही नाश्ते की मेज पर बैठे थे। वो अखबार पर शायद सुर्खियां पढ़ रहे थे जब फातिमा शाह ने उनसे अखबार लेकर साइड पर रख दिया। शाह, इसको छोड़ दें, बाहर के मसले फिर हल करते रहिएगा। अभी अपने बेटे को देखें, पूरे 25 दिन हो गए हैं इसको गए हुए, और उसने सिर्फ एक दिन मुझे फोन किया और वो भी 2 मिनट बाद बंद कर दिया। मुझे इस लड़के की बहुत फिक्र है, यहाँ हो तो भी आधी आधी रात को घर नहीं आता, ना जाने बाहर क्या करता है। जब शादी की बात करो कान लपेट लेता है। अब वो बच्चा तो नहीं रहा ना। शाह जी जवान है, उसकी शादी अब हो जानी चाहिए। उसके कानों पर तो जू नहीं रेंगती, मगर आप तो बड़े हैं, समझाएं उसको। जब उसके बालों में सफेदी आ जाएगी तो तब हम उसकी बारात लेकर जाएंगे। अब वो आए वहां से तो बस उसको शादी तय करें। कोई होगी तो उसकी लगामें खींचेगी, फिर ये हर वक्त इधर उधर घूमने वाली उसकी आदत खत्म होगी। हस्बे आदत उन्होंने अपना पसंदीदा मौजू छेड़ा था। उनकी बात पर भी वो सोचने पर मजबूर हुए थे। आजकल वो वाकई बहुत बदला सा था। हर वक्त या तो गुमसुम रहता था या फिर शायद गुस्से में, और उस दिन उसकी हालत कितनी बुरी हो रही थी। आप परेशान ना हो, मेरा एक दोस्त है, उसकी बच्ची बड़ी प्यारी है, BS कर रही है आजकल। मुझे तो वो काफ़ी पसंद है। आप ही तैयार हो जाएं तो किसी दिन चलते हैं उनके यहाँ। आपको पसंद हुई तो हम बात कर लेंगे वहीं। वो बहुत प्यारी बच्ची है, वो समझदार भी है, शाह की मिजाज को समझ जाएगी। उन्होंने फातिमा शाह को तसल्ली देते हुए कहा, शाह साहब मुझे कभी कभी घबराहट होती है कि कहीं ये कुछ कर ना ले, इतने गुस्से में रहता है। आप परेशान मत हो, अल्लाह खैर करेगा। दुआ क्या करें उसका मिजाज दुरुस्त हो। उनको तसल्ली देकर वो नाश्ते की तरफ मुतवज्जो हुए। ठीक है, मैं परेशान नहीं होती, मगर आप नाश्ता करके उससे बात करें, पूछें कैसा है। खुद तो इसने कसम खाई है कि बात नहीं करनी। आज वो उस पर शदीद गुस्सा थी। आर्ट गैलरी से वापस आकर भी वो परेशान रही। सारा दिन इधर उधर घूमने में वो अब थक चुकी थी। बेड पर तकिए से टेक लगाए वो कुछ देर में सोने का सोच रही थी जब मोबाइल की मैसेज टोन ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। उसने मोबाइल उठाकर देखा तो किसी अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर तस्वीरें भेजी गई थी। तस्वीर एक एक करके खुल रही थी। उसने मुंह पर हाथ रख के जमाई रोकी। इस चक्कर में उसकी आंखें बंद हो गईं। मगर जब उसने आंखें खोली तो वो चकरा गई। मोबाइल पर नजर आने वाले मंजर ने उसके जिस्म से जान खींच ली थी। सामने उसकी तस्वीर थी, मगर ये हाशिम शाह के पास कैसे गई? इनकी तस्वीर में उसके गिर्द गानिया ने बाजू लपेटा था, मगर यहाँ शाह उसको बाजू के घेरे में लिए खड़ा था। एक तस्वीर में वो उसके सामने बैठी थी और किसी बात पर मुस्कुरा रही थी और शाह के बाजू पर हाथ रखा था। और इस तस्वीर को तो वो पहचान गई थी। यही तो वो तस्वीर थी जो दिन को इससे शक गुजरा था कि किसी ने बनाई है, और अब शक की तस्दीक हो गई थी। उसका चेहरा लट्ठे की माने सफेद पड़ गया था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो बंदा इस हद तक गिर सकता था। बेबसी से उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो अपने हाथों में सर गिराकर शिद्दत से रो पड़ी। वह मुश्किल 2 मिनट गुजरे होंगे कि उसी नंबर से अब की बार कॉल आने लगी। उसने फोन उठाकर कान से लगाया। घटिया इंसान, तुमने खुद को समझ क्या रखा है? तुम मुझे अब इस तरह तंग करोगे? ऐसे ऊंचे हथकंडे इंतहाई गिरे हुए लोग इस्तेमाल करते हैं। तुम तो खुद को बहुत मोतबर समझते हो ना, फिर ये सब क्यों कर रहे हो? वह सब के बावजूद उसकी आंखों से आंसू रवां हो गए थे। दूसरी तरफ उसकी बातें वो होंठ आपस में पेवस्त किए सुनता रहा, और जब बोला तो ये, उर्वा बीबी, मैं अब जैसा भी हूँ, अब तुम्हें मेरे पास ही आना है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ किसी भी हाल में। अगर तुम ना आई तो इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। कल सुबह 10 बजे शार्प। बहुत धोख से उसको कहते हुए आखिर में उसका अंदाज धमकी देने वाला हो गया था। उर्वा को उससे शदीद नफरत महसूस हुई। अगर इस वक्त वो उसके सामने होता तो वो उसका मुंह नोच लेती। मैं नहीं आऊंगी हाशिम शाह, उर्वा गाजी तुम आओगी, वरना मैं तुम्हें नाकाबिले तलाफी नुकसान दे सकता हूँ। क्या कर लोगे? मैं तुम्हारी बहन को अगवा कर लूंगा। सोच लो उर्वा गाजी, तुम तो फिर जवान हो, वो अभी मासूम है, उसमें क्या गुजरेगी। एक बार फिर उसने उसे धमकी आमिज लहजे में कहा और कॉल काट दी। हिजर लाजिम है तो फिर वसल का वादा कैसा? हिजर लाजिम है तो फिर वसल का वादा कैसा? इश्क तो इश्क है, कम कैसा ज्यादा कैसा। फोन कब का बंद हो चुका था, मगर उसकी सोच एक ही नुक्ते पर मरकूज थी। उस शख्स का वाकई कोई भरोसा नहीं था। वो आयशा को ले जाता तो वो लोग क्या कर लेते? वो तो थी भी छोटी सी। उसके मासूम जहन पर इस सब का क्या असर होता? बाबा का क्या हाल होता? और अम्मी तो बस खत्म हो जाती। वो जितना आयशा को डांटती थी उतनी ही उससे मोहब्बत भी थी। यही सब सोचते हुए रात का ना जाने कौन सा पहर था जब उसे एहसास हुआ कि वो आज कमरे में अकेली है। आयशा आज जिद करके अम्मी अब्बू के साथ सोई थी। सर दर्द से फटा जा रहा था। उसने उठकर काफी बार मुंह पर चपाके मारे। थोड़ा सा सर हल्का महसूस हुआ। किचन में जाकर 1 कप चाय बनाया और बाहर लॉन में चली आई। उसे इस मसले का हल निकालना था। कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो इस सब में उसकी मदद कर देता सवाए बाबा के, मगर अभी वो इनको भी परेशान नहीं करना चाहती थी। रात को लॉन में बैठे हुए इसको 2 बज गए थे, मगर वो अपनी सोचों में उलझी थी। कुछ दिन पहले तक उसकी जिंदगी कितनी अच्छी थी। कुछ ख्वाब थे जिनको पूरा करने के लिए वो सर धड़ की बाजी लगाने को तैयार थी। रोज घर से कॉलेज और कॉलेज से घर, उसके अलावा कभी कभी आर्ट गैलरी को विजिट कर लेना उसकी रूटीन में शामिल था। मगर जब से वो शख्स उसकी ज़िंदगी में आया था उसकी ज़िंदगी असाब हो गई थी।
वो कितने दिनों से अजियत में थी, उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे कि इस बंदे से उसकी जान छूट जाए, और जो कुछ कर रहा था उसे बहुत जल्द करना था। वो पूरे 1 महीने के बाद घर आया था। फातिमा शाह की खुशी का कोई ठिकाना ना था। वो इसलिए भी ज़्यादा खुश थी कि अब वो इसकी शादी कर सकें, मगर ज़रूरी नहीं होता कि आपकी ज़िंदगी में वही हो जो आप चाहते हैं। रात को डिनर के दौरान अजीम शाह ने उससे बात करने की ठानी। हाँ भाई साहबजादे, कैसे हो? कैसा रहा बिजनेस टूर? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। बाबा, बहुत अच्छा टूर था और मैं भी ठीक हूँ, और बीजान को देखकर तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। माँ के गिर्द बाजू फैलाते हुए उसने मुस्कुराकर कहा। फातिमा शाह उसकी तरफ देखकर खफा हुई। ये सब तुम्हारे ड्रामे हैं। कब से कह रही हूँ शादी कर लो, शादी कर लो, घर में कोई रौनक आए, मगर नहीं, तुम्हें तो माँ का कोई एहसास ही नहीं है। ओ प्यारी बीजान, कर लूंगा ना शादी, मैं कहीं भागा जा रहा हूँ, उसने लाड से कहते हुए एक बार फिर इनको टाला। शाह, हम संजीदा हैं, हमने लड़की भी देख ली है, बहुत अच्छी बच्ची है माशाल्लाह, मेरे दोस्त की बेटी है, कुछ दिनों तक उसकी डिग्री मुकम्मल होती है तो हम बाकायदा बात करते हैं। उन्होंने संजीदा सी अपनी बात मुकम्मल की, मगर साथ साथ वो उसके तासरात भी देख रहे थे, जो उनकी बात सुनकर संजीदा हो गया था। फिर एकदम वो अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ा हुआ और उसका अंदाज इंतहाई जानहाना था। बाबा, आपसे किसने कहा कि मुझसे पूछे बगैर किसी के घर जाएं? इंतहाई गुस्से में कहते उसने टेबल पर हाथ मारा। हाशिम, हम कब से तुमसे शादी के बारे में बात कर रहे हैं, तुम हमेशा ही ऐसे टाल जाते हो। अब अगर मैं और तुम्हारी माँ ने कोई लड़की देख ली है तो इससे मिलने में क्या मसला है? एक बार इसको देख लो, अगर तुम्हें पसंद हुई तो हम बात आगे बढ़ाएंगे, वरना बात खत्म हो जाएगी। इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? उसके तल्ख मिजाज को नज़रअंदाज करते उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, मगर सामने भी उनकी ज़िद्दी औलाद थी, वो कहाँ असर लेने वालों में से था। उसके बाद तो वो उठ के चला गया, मगर फातिमा शाह को नई परेशानी में धकेल गया। अजीम शाह के बार बार समझाने पर उन्होंने बड़ी मुश्किल से खाना खाया, वरना उनके हलक से निवाला उतरना मुश्किल था। अपने कमरे में आकर उसने उर्वा की तस्वीरें भेजी जो उसने बख्श के जरिए बनवाई थी, मगर उसने इन तस्वीरों को इस तरह से बदला था कि कोई माहिर से माहिर शख्स भी देख के धोखा खा जाता। कुछ सोचने के बाद उसने उर्वा को कॉल मिलाई और उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक वो भरी बैठी थी। उसके बोलने पर उसे एक बार फिर बातें सुनाई, लेकिन उसके धमकी देने के बाद वो मिलने पर राजी हो गई थी। अब उसका दिमाग अगला राह अमल तैयार कर रहा था। रात को देर से सोने की वजह से उसकी आंख देर से खुली थी, सर में दर्द भी हो रहा था। उसने उठकर शॉवर लिया और बाहर चली आई, जहां अम्मी दिन के खाने की तैयारी में थी। उठ गई मेरी बच्ची, इम्तिहान में जो तुम सोई नहीं उसकी कसर आज निकाली है एक बार ही, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। जी अम्मी, बस थक गई थी काफ़ी। अच्छा, नाश्ते में क्या लोगी बताओ? अम्मी, बिल्कुल दिल नहीं, अभी सिर्फ जूस का गिलास लूंगी, उसने उठते हुए कहा। उर्वा, वानिया की शादी के लिए कुछ भी नहीं लिया तुमने अभी? बेटा, थोड़े से दिन रह गए हैं, कब लोगी? अम्मी के याद करवाने पर उसने जेरे लब खुद को कोसा। अपनी टेंशन में वो भूल गई थी और अब गानी ने उसका हशर कर देना था। अम्मी, याद करवा दिया आपने, किसी दिन चलते हैं, बाबा घर होंगे जब, उसने जूस पीते हुए तजवीज़ पेश की। हाँ ठीक है, वो उठते हुए बोली। अच्छा अम्मी, मुझे एक काम है, मैं जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी, उसने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा जो 9:30 होने का इंतजार दे रही थी। अच्छा खैर से जाओ मेरी बच्ची। उसने ब्लैक कुर्ते के नीचे ब्लैक कैपरी पहना हुआ था और ऊपर ब्लैक चादर लेकर उसने मोबाइल उठाया और आयतल कुर्सी पड़ते घर से निकल आई। उसका इरादा टैक्सी लेने का था, मगर घर से थोड़ी दूर उसे वही गाड़ी नजर आई। दिल ही दिल में वो उसको सलवाते सुनाते हुए आगे बढ़ी। जहे नसीब, आगे आपका ही इंतजार हो रहा था। उसके पास पहुंचने पर शाह ने फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला और सीने पर हाथ रखकर झुकते हुए ताज़ीम पेश की। इस वक्त वही जानती थी कि उससे इस हरकत को इसने किस तरह बर्दाश्त किया। वो खुले दरवाजे को नज़रअंदाज करते पीछे बैठने वाली थी जब वो दबे दबे अंदाज में चीखा, आगे आओ, मैं तुम्हारा ड्राइवर हरगिज़ नहीं हूँ। ड्राइवर? हाशिम शाह, तुम्हें ये खुशफहमी क्यों है कि मैं तुम जैसे बंदे को अपना ड्राइवर समझूंगी? तुम जैसे इंसान को ना, इंसान भी कहाँ हो तुम तो इस काबिल भी नहीं कि तुम्हें कोई अपना ड्राइवर रखे, उसने एक एक लफ्ज़ को चबाकर कहा। देखते हैं उर्वा गाजी कि तुम मुझे अपना क्या बनाना पसंद करोगी। उसका अंदाज सरासर तमस्कर उड़ाने वाला था। उसकी बात पर उर्वा ने सर झटका। हाशिम शाह कुछ ज़्यादा ही गरूर था अपनी ज़ात पर। उसने बाहर देखा, गाड़ी एक अनजान रास्ते पर जा रही थी। ये तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? उसकी तरफ मुड़ते हुए उर्वा ने संजीदगी से पूछा। बस कहीं लेकर जा रहा हूँ स्वीटहार्ट, बकवास बंद करो तुम अपनी, उर्वा ने गुर्राते हुए कहा। अपनी आवाज़ नीची रखो उर्वा बीबी, वरना बहुत पछताओगी। उसका अंदाज़ ऐसा था कि एक लम्हे के लिए वो चुप रह गई। कुछ देर बाद उसने एक घर के बाहर गाड़ी रोकी और उसको भी बाहर आने का इशारा किया। आ जाओ, घबराओ मत, मेरे दोस्त का घर है। उसे अपने पीछे आने का इशारा करते वो अंदर चला गया। वो क्या करती मजबूरी थी, वो भी उसके पीछे अंदर गई। हॉल के दरवाजे को खोला तो सारा हॉल सुनसान पड़ा था। वो भी कहीं नजर नहीं आया तो वहीं खड़ी रही। थोड़ी देर बाद वो एक कमरे से निकला, शायद वो किचन था क्योंकि उसके हाथ में पानी की बोतल और गिलास था। उसको वहीं खड़ा देख मुस्कुराया। अरे तुम अभी तक खड़ी हो, आओ यहाँ बैठो। सामने पड़े सोफे की तरफ इशारा करते उससे मुखातिब हुआ। उसके बैठने पर पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। ये लो पानी पियो और रिलैक्स हो जाओ। इत्मीनान से टांग पर टांग रखते उसने दोनों हाथ सोफे की पुष्ट पर फैलाए।
मैं यहाँ रिलैक्स होकर बैठने नहीं आई, तुम्हें जो भी बात करनी है वो करो और मुझे जाने दो। जाने भी दूंगा मगर अभी नहीं, पहले तुम मेरी तो हो जाओ, उसने पुर इसरार अंदाज में उसकी तरफ झुककर कहा। और मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, मैं तुम्हारी नहीं होंगी। वो गिलास सामने टेबल पर रखे हुए खड़ी हुई और गुस्से से कहा। शहद रंग आंखों में इस वक्त इर्शाल हलकोरे ले रहा था। शाह ने दिलचस्पी से उसे देखा और आराम से चलता हुआ उसके सामने आ रुका। उसके सामने वो छोटी सी गुड़िया ही थी। ये तो वक्त बताएगा, तुम बस तैयारी पकड़ो, मौलवी साहब आते होंगे। वो सामने वाले कमरे में जाओ, तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें पड़ी हैं, अच्छे से तैयार हो जाओ, फिर तुम आराम से निकाह के पेपर पर साइन कर देना, वरना बहुत पछताओगी। मेरा तो पता है तुम्हें, है ना? उसके बालों की एक लट को अपनी उंगली पर लपेटते हुए उसने कहा। उर्वा ने एक झटके से उसका हाथ पीछे किया और अपनी चादर को मजीद सख्ती से अपने गिर्द लपेटा। उसके इस अंदाज पर उसने कहका लगाया, बहुत छुपाती हो खुद को, खैर अब सारी जिंदगी मैं ही देखूंगा। उसकी बात पर उर्वा ने उसे गहर बरसाती नजरों से देखा। वो उससे डरती नहीं थी। उसने सामने टेबल पर पड़ा अपना फोन उठाया और बाहर निकलने के लिए चली। हाशिम ने हैरत से उसका अंदाज देखा। कहाँ जा रही हो? वो हॉल के दरवाजे से निकलने लगी थी जब हाशिम ने उसे बाजू से पकड़कर वापस खींचा। अपने घर जा रही हूँ, छोड़ो मुझे, उसने बाजू छुड़वाते हुए कहा। अब तुम तब तक यहाँ से कहीं नहीं जाओगी जब तक हमारा निकाह नहीं हो जाता। उसे पकड़कर वापस लाते हुए उसने सोफे पर फेंकने के अंदाज में बिठाया। मैं जाऊंगी, तुम मुझे नहीं रोक सकते, वो फिर से उठते हुए बोली। अगर तुमने इस घर से एक भी कदम बाहर निकाला तो मैं तुम्हारी सारी तस्वीरें तुम्हारे बाप को दिखाऊं दूंगा। वो घुर्राया। आज फिर वो इसके सब्र का इम्तिहान लेने पर तुली थी। मैं डरती नहीं तुमसे, मैं जाऊंगी। वो एक बार फिर उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर दरवाजे के पास खड़े शख्स को देखकर वो मुंजमिद हो गई। वहीं वो आज जल्दी ऑफिस से निकल गया था। आजकल उसको एक नए प्रोजेक्ट पर काम करना था। ऑफिस जाकर उसे याद आई कि वो प्रोजेक्ट की अहम फाइल घर बुलाया है। उसने बेसाख्ता खुद को कोसा। आजकल उसका ध्यान कहीं और ही लगा रहता था। अभी वो सोच ही रहा था कि क्या करे। इतने में उसका पीए अंदर आया। सर, हमारी मीटिंग आज 12 बजे शुरू होगी, उसने शेड्यूल देखते हुए कहा। यार ऐसा करो, बल्कि रहने दो इसको। घर से फाइल लाने का बोलते बोलते वो रुक गया। ये पता नहीं क्यों वो खुद चाह रहा था वो घर जाए। मैं एक फाइल घर छोड़ आया हूँ, वो ले आऊँ, फिर मीटिंग के लिए निकलते हैं। उसने उजलत में मोबाइल पैंट में डाला और कोट उठाकर पहना और कार की चाबी उठाकर बाहर निकल आया। ऑफिस से घर 15 मिनट की ड्राइव पे था। उसने आराम से गाड़ी घर के सामने रोकी और बाहर आ गया। घर के बाहर शाह की गाड़ी भी पार्क थी। उसे हैरत हुई कि शाह कब वापस आया। वो गाड़ी लॉक करते बाहर निकला, गेट खोलकर अंदर गया, मगर जैसे ही उसने हॉल का दरवाजा खोला वो वहीं हैरत से जम गया। ये कौन थी? ये लड़की इधर कैसे आई? ये तो वही थी, उर्वा। मगर वो उसके घर कहीं शाह ने। मगर अगले पल हाशिम को उसके पीछे देखकर उसका शक यकीन में बदल गया। मुकाबिल अभी भी उसको बेयकीन नजरों से देख रही थी, जैसे यकीन करना चाह रही हो कि ये उसकी नजर का धोखा नहीं था। ओ, तो उमर हुसैन आफरीन है तुम पर, तुम भी अपने दोस्त जैसे ही हो। उसने इंतहाई दुख से अपनी बात मुकम्मल की। वो बेचारा पहले ही शौक में खड़ा था, उसकी बात पर मजीद परेशान हुआ। हाशिम, तुम इधर, ये सब क्या है यार? उसने बमुश्किल अपनी बात मुकम्मल की। शाह, जो उर्वा की बात पर गुस्से से सुर्ख हुआ था, उमर के पूछने पर उसकी तरफ लपका। तुम इससे किधर मिले हो? उमर को गिरेबान से पकड़कर दीवार से लगाते वो घुर्राया। उमर बेचारा अचानक अफ्ताब पर घबरा गया। शाह, क्या तुम पागल हो गए? छोड़ो मुझे। और मैं किससे मिला था? उसने बमुश्किल उससे अपना गिरेबान आजाद करवाया। आप यहाँ कैसे? उसने उर्वा को मुखातिब किया। ये तो आपको अपने दोस्त से पूछना चाहिए कि मैं यहाँ कैसे। आपका दोस्त मुझे अपनी जागीर समझता है। जब इसका दिल चाहता है ये मुझे तंग करने पहुंच जाता है। आज तो इसने हद कर दी है। ये मुझे ब्लैकमेल करने के लिए मुझसे निकाह करना चाहता है, मगर इसे एक बात समझा देना, ये समझता है ये मुझे डरा देगा। तो ये इसकी गलत फहमी है। मुझ पर इसकी दौलत शोहरत कुछ भी असर करने वाली नहीं। उसने उंगली से इशारा करते हुए कहा। वो भिपरे हुए जानवर की तरह उसकी तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वो उर्वा के पास पहुंचा, उमर उसे पकड़ चुका था। मैं माजरत खां हूँ, मगर आप जाएं इस वक्त यहाँ से। उसको जाने का इशारा करते हुए उमर ने हाशिम को काबू कर रखा था। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। उमर को पीछे करते हुए उसने सर्द आवाज में उर्वा को डराया। जब तक तुम निकाह नामे पर साइन नहीं कर देती तुम कहीं नहीं जाओगी। उसका अंदाज वार्न करने वाला था। उर्वा, आप जाए, उमर एक बार फिर बोला। मैंने कहा ना वो नहीं जाएगी। उसने उमर के मुंह पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि वो अपने मुंह पर हाथ रखते वहीं दोहरा हो गया। उर्वा का हाथ अपने मुंह पे गया। शाह इस वक्त वहशी बना हुआ था। वो नहीं जाएगी जब तक मैं ना कहूँ, और अब तो हमारे दरमियान तू नहीं बोलेगा। उमर को गिरेबान से पकड़कर झटका देते वो चीखा। उमर ने उसके हाथों से अपना गिरेबान आजाद करवाया और उसे खींचता हुआ एक कमरे में ले गया। थोड़ी देर बाद वो उसको मुश्किल से ही सही मगर एक कमरे में उसे कुछ देर तक बंद रखने में कामयाब हो गया था। आप प्लीज जाएं यहाँ से। वो इस वक्त बहुत गुस्से में है। मैं उसे संभालने की कोशिश करता हूँ। आप प्लीज उसके लिए अपने दिल में थोड़ी सी गुंजाइश निकालें। वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, आपसे मोहब्बत भी बहुत करता है। मुझे नहीं चाहिए उसकी ये सरफिरी मोहब्बत।
मुझे वो माफ कर दे, पता नहीं कौन सा गुनाह हो गया था मुझसे जो ये बंदा मेरे पीछे पड़ गया है। वो जाने के लिए वापस पलटी और उमर ने कब से झुकाई हुई नजर उठाई। वो इस लड़की को पहले हाशिम के तवस से जानता था, मगर फिर उस दिन जब वो उसकी गाड़ी के सामने आई तो वो भूल गया कि ये तो उसके दोस्त की मोहब्बत है, मोहब्बत भी नहीं जिद है। उसने तलखी से सर झटका। अब जब उसने उर्वा को शाह के बारे में सोचने का कहा तो सिर्फ वही जानता था या उसका खुदा कि उसके दिल की क्या हालत हुई थी। अपनी मोहब्बत दूसरे के नाम होते देखना कोई आसान काम नहीं होता। वो वापस कमरे में आया जहां वो उसे छोड़ के गया था। मैंने इस दिन तुम्हें मना किया था कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मगर फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम आखिर अपनी जिद कब छोड़ोगे? तुम्हें समझ जाना चाहिए वो कोई गुड़िया नहीं है जिसे तुम अपनी मर्जी से उठाकर किसी भी कोने में छुपा लोगे। वो जीती जागती लड़की है। वो इन लड़कियों में से भी नहीं है जिनको डराओ तो वो डर जाएंगी। बात के इख्तिताम पर उसने अपनी कनपटी को हाथ से दबाया था। मैं उसकी तस्वीरें उसके बाप को दिखा दूंगा, फिर मैं देखूंगा कि वो कैसे मेरे पास नहीं आती। उसने कहते हुए मोबाइल उठाया ही था जब उमर ने उसको रोकने की कोशिश की। जब ठा की आवाज पर उमर ने हैरान होकर नीचे देखा। हाशिम का मोबाइल टुकड़ों में बिखर गया था, जिस पर उमर के चेहरे पर बेयकीनी फैली थी। ये इससे क्या हो गया? उसने जमीन से नजरें उठाकर शाह की तरफ देखा था। उसे अंदाजा हो गया था कि वो क्या कर चुका है। जब से हाशिम के माथे की रगें उभर आई थी। जितना वो इस लड़की को पाने के जतन कर रहा था सब रायगा जा रहा था। वो गुस्से से उमर की तरफ मुड़ा। ये क्या क्या तुम मुसीबत बन गए हो मेरे लिए। पहले ही तुमने इस लड़की को इतनी आसानी से जाने दिया और अब तुमने मेरा मोबाइल तोड़ दिया। उसकी तस्वीरें थी इसमें, एक यही उम्मीद थी उसके मिलने की, वो भी खत्म कर दी तुमने। उसकी तरफ बढ़ते वो चीखा। उमर को गिरेबान से पकड़कर उसने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा था और फिर एक पर बस नहीं की थी, उसे मुसलसल 7-8 थप्पड़ मारे और उमर ने उसके हाथ रोकने की कोशिश भी नहीं की। वो समझ सकता था इस वक्त शाह की क्या हालत थी। जब वो मार मार कर थक गया तो उसे धक्का दिया और खुद भी नीचे ही बैठ गया। उसका रंग सुर्ख हो गया था। उमर भी पीछे दीवार से टेक लगाकर बैठ गया और उसको देखा जिसने सर हाथों में गिरा रखा था। मैं इसको हर कीमत पर हासिल करूंगा, हर कीमत पर। मैं भी देखता हूँ वो किसी और की होती कैसे है। उसका पूरा खानदान तबाह कर दूंगा मैं। वो बुड़बुड़ा रहा था और उमर ने अफसोस से सर हिलाया। ये आदमी कभी नहीं बदल सकता था, उसने सोचा था, और वो खुद बीजान से बात करेगा कि वो हाशिम का रिश्ता लेकर जाए। उसे यकीन था बीजान मान जाएंगी। वो वहां से सीधा घर गई। आज उसे गानिया की शादी की शॉपिंग भी करनी थी। वो अभी घर में आई थी जब उसे बाहर तक बातों और कहकों की आवाज आई। तो मतलब ये मैडम आई है, उसने दिल में सोचा और अंदर की तरफ बढ़ी। लो जी आ गई मलका आलिया। बाहर की खाक छान के गानिया ने उस पर चोट की। कैसी हो मेरी जान? अब गुस्सा ना किया करो, अब तुम्हारी शादी होने वाली है। गुस्सा करोगी तो माथे पर सलवटें पड़ेंगी। शादी वाले दिन मेकअप खराब हो जाएगा। उर्वा ने उसे चिढ़ा, जिस पर वो बाजू फोल्ड करते लड़ने मरने पर तैयार हो गई। बदतमीज लड़की, मैं सिर्फ इसलिए आई थी कि मेरी दोस्त बाजार में अकेली ख्वार ना हो मेरी शादी की शॉपिंग के लिए, मगर तुम्हें तो एहसास ही नहीं। गानिया ने मसनूई नाराजगी से कहा। ओ मेरी जान तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी आई फ्रेश होके। उर्वा ने मस्का लगाया। हाँ जल्दी करो बेटा, मैं फिर खाना खा लो। तुम्हारे बाबा आते होंगे, उनके साथ चली जाना। अमीना बेगम की हदायत पर वो सर हिलाकर कमरे में चली गई। 2 घंटे बाद वो शॉपिंग मॉल में ख्वार हो रही थी। उर्वा उनसे हल्के फुल्के सूट दिखाने को कहती और गानिया ने ये शोर मचा रखा था कि वो भी हैवी ड्रेस ले। आखिर को दुल्हन की इकलौती सहेली थी। इसी बहस के चक्कर में उन्होंने कुछ भी नहीं खरीदा था। बस एक दुकान से और दूसरी और फिर तीसरी में घूमकर उर्वा की जान हवा हुई थी। मगर इस गानिया को अल्लाह पूछे, वो उसे बार बार आंखें दिखाती और फिर अपने साथ घसीट लेती। नाचार उसे घूमना पड़ रहा था। अभी भी वो उसको एक शॉप में ले गई थी। उर्वा ये देखो, बारात के लिए ये कैसा रहेगा? उसने मैरून और ब्लैक कॉम्बिनेशन में एक सूट की तरफ इशारा किया जिसकी कमीज मैरून थी और उस पर काले रंग की कढ़ाई और नगों का काम था, साथ काला कैपरी और मैरून और ब्लैक दुपट्टा। अच्छा है। उसकी बात पर गानिया ने उसको एक धमोका जड़ा। बदतमीज, इतना अच्छा सूट है और तुम कह रही हो बस ठीक है। हाँ तो और इसकी शान में कसीदे पढ़ूं? उर्वा को तब चढ़ी। अच्छा अब बस करो, ये तो फाइनल हो गया, बाकी भी डिसाइड करो जल्दी। मेहंदी के लिए भी सूट लेकर वो दोनों मॉल से निकली तो गानिया को भूख ने सताना शुरू कर दिया। वो उर्वा को जबरदस्ती अपने साथ ले गई। आज हाशिम सुबह से गायब था। फातिमा शाह ने काफी बार उसका नंबर ट्राई किया मगर उसने कॉल नहीं उठाई। फिर उसका नंबर भी बंद हो गया। इन्हें परेशानी ने आ घेरा, कहीं वो किसी हादसे का शिकार ना हो गया हो। वो हॉल में टहल रही थी जब मुलाजिम ने इन्हें उमर के आने की इत्तला दी। वो अपना दुपट्टा दुरुस्त करती उठी और एक उमर ही था जिससे वो हाशिम के बारे में पूछ सकती थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप भी जान? उनको अंदर आता देख वो खड़ा हुआ और उनके सामने झुका। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बहुत अरसे बाद आए हो। प्यार से उसके बालों में हाथ फेर कर आखिर में उन्होंने गिला किया। बस बीजान बहुत मसरूफ होता हूँ बिजनेस में, आजकल कोशिश करता हूँ निकलने की, मगर आखिर में वो हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हारे अब्बू अम्मी कैसे हैं? और छोटी बहन? पाकिस्तान नहीं आते वो लोग? अम्मी अब्बू और छोटी बिल्कुल ठीक हैं और अम्मी कहती हैं कि मैं वापस चला जाऊं इधर, मगर मेरा दिल नहीं करता, अब यहाँ से जाने का दिल लग गया है इधर।
मुस्कुराते हुए उसने वजह बयान की। अच्छा मेरे बच्चे आते रहा करो, मुझे अच्छा लगता है। एक मेरा सपूत है, पता नहीं किधर गायब रहता है, आज भी फोन नहीं उठा रहा। उनकी परेशान हालत पर उसने कर्ब से आंखें बंद की थी। कितना खुश नसीब था हाशिम शाह कि उसकी माँ उसके लिए इतना फिक्रमंद रहती थी, मगर उसे कोई परवाह नहीं थी। बीजान वो आज मसरूफ था थोड़ा, मेरी बात हुई थी उससे और फोन उसका गिरा था, टूट गया, वो नया ले लेगा आते हुए। उन्हें बड़ी सफाई से झूठ बोलते उसने तसल्ली दी, वरना अगर वो बता देता कि उनका बेटा इस वक्त शहर के मशहूर क्लब में बैठा मशरूब पी रहा है तो वो मजीद परेशान हो जाती। वो बीजान मुझे आपसे एक बात करनी थी, अगर आपको बुरा ना लगे तो। उसने तमहीद बांधी। हाँ मेरे बच्चे कहो ना, उसमें पूछने की क्या बात है। उन्होंने चाय का कप उसके सामने रखते हुए कहा, जो भी थोड़ी देर पहले मुलाजिम रखकर गया था। वो दरअसल बीजान बात यह है कि वो चंद पर रुका और फिर गोया हुआ। हाशिम एक लड़की को पसंद करता है। उसकी बात पर उन्होंने हैरत से उसे देखा, फिर उसकी बात समझ आने पर वो बेसाख्ता मुस्कुराई थी। उमर तुम सच कह रहे हो। फातिमा तो खुशी से निहाल हो गई थी। कब से उनकी ख्वाहिश थी कि वो इसकी शादी करें। वो तो इस बोल बोल कर थक गई थी कि शादी कर लो, मगर नहीं, उसकी एक ही रट थी कि नहीं करनी शादी। और अब उसने लड़की पसंद कर ली थी। मगर हैरत की बात यह थी कि ये बात उमर बता रहा था, शाह नहीं। मगर उमर मुझे शाह ने नहीं बताया। उनके अंदाज पर वो गड़बड़ाया। वो शाह को लग रहा था अंकल नहीं मानेंगे, इसलिए मुझे कहा कि मैं आपसे बात करूं। उसने जल्दी से बात बनाई। अगर तुम्हें ये पता है कि वो किसी को पसंद करता है तो ये भी पता होगा कि वो कौन है। वो भी क्या पसंद करती है उसको। वो मुतजस्सिस हुई। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो अभी उस लड़की से शाह की शादी करवा देती। वो बीजान एक लड़की है। उनके सवाल पर वो बुरा फंसा था। अब क्या जवाब देता इनको कि वो तो आपके बेटे की शक्ल भी देखना नहीं चाहती, मगर इनको तो बताना था। वो बीजान हाशिम ने उसको एक कॉलेज के बाहर देखा था। उसके बाद वो उसके बारे में पता लगाने में मसरूफ था, इसलिए उसने आपको बताया नहीं। उसने दिल में खुद को झूठ बोलने पर लानत मलामत की, मगर दोस्त के लिए करना था। अभी तो शुरुआत थी, मजीद बातें पता नहीं क्या करना पड़ता। उसने तकलीफ से सोचा, बीजान आप अंकल से बात करें और कल ही बात करें उसके घर वालों से। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा बच्चा क्यों नहीं, मेरी तो दिल की मुराद पूरी होने वाली है। बस तुम्हारे अंकल आ जाएं, इनसे बात करती हूँ। मुझे उम्मीद है इन्हें भी कोई एतराज़ नहीं होगा। अब जल्दी से तुम भी शादी कर लो। अपनी बात के आखिर में उन्होंने उसे भी मशवरा दिया, जिस पर वो टूटे दिल से मुस्कुराया। अब इन्हें क्या बताता, उनके बेटे की खुशी के लिए वो अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो रहा है। अब वो कहाँ किसी और लड़की के साथ रहेगा। अच्छा बीजान मैं चलता हूँ, फिर कभी आऊँगा। चाय का खाली कप मेज पर रखते वो उठ खड़ा हुआ। खैर से जाओ और आते रहा करो। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसको रुखसत किया और उसके जाने के बाद वो अजीम शाह का इंतजार कर रही थी कि वो कब घर आए और वो इन्हें बताएं। उर्वा के जाने के बाद भी वो उमर के घर से निकल आया था। उसका रुख क्लब की तरफ था। गाड़ी की स्पीड इंतहाई तेज थी। 2-3 बार एक्सीडेंट होते होते बचा। क्लब के बाहर गाड़ी रोककर वो बाहर निकला। गाड़ी लॉक करके वो अंदर की तरफ बढ़ा। उसके अंदर जाने पर वेटर ने उसके सामने उसका पसंदीदा मशरूब रखा, जिसे उसने उठाकर उसी वक्त मुंह से लगाया। उर्वा और उमर की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। आहिस्ता आहिस्ता उस पर नशा तारी होने लगा था, मगर वो मुसलसल पी रहा था। इससे अपने इर्द गिर्द का कोई होश नहीं था। उसे परवाह नहीं थी कि वो उसकी वजह से उसके बाप की इज्जत पर हर्फ आ सकता है। यहाँ पर मौजूद बेशुमार लोग जानते थे कि वो किस खानदान से ताल्लुक़ रखता है, मगर हाशिम शाह को इस सब की भी कोई परवाह नहीं थी। उसकी अना उसके लिए बहुत अहम थी, इसलिए तो वो उर्वा के पीछे पड़ गया था। शॉपिंग से वापस आने के बाद वो इतनी थक गई थी कि आते साथ सो गई। 2 दिन बाद गानिया की मेहंदी और बारात थी और उसने कहा था कि मोहतरमा मेहंदी पे पहले ही तशरीफ ले आना, मगर उर्वा साहिबा का ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो अभी भी उठी थी जब आयशा बाबा का पैगाम लाई कि आप ही बाबा बुला रहे हैं। उसे याद आया बाबा को उससे कोई काम था। तुम चलो मैं आती हूँ, आयशा को कहते वो वॉशरूम में चली गई। मुंह धोने के बाद उसने अपना दुपट्टा ओढ़ा और बाहर चल दी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। उर्वा मैंने तुम्हारे वीज़े की बात की थी, कुछ दिन तक बन जाएगा बेटा। तुम किसी और मुल्क में भी एडमिशन के लिए अप्लाई करो। उन्होंने उसकी तैयारी का पूछने के बाद हदायत की, जिस पर वो हैरान रह गई। आज मेहंदी थी और हर तरफ एक अफरा तफरी का आलम था। किसी को कपड़ों के साथ दुपट्टा नहीं मिल रहा था तो और किसी के कपड़े ही सिरे से गायब थे। किसी की अभी चूड़ियाँ रहती थीं और कोई जूते लेने के लिए बाजार जाने का सोच रहा था। अमियाँ अलग सबको कोस रही थी कि पहले क्यों इनको याद नहीं आया कि ये सब लेना है, मगर उन्हें कहाँ असर था। अभी भी गानिया मुसलसल उर्वा का दिमाग खाई जा रही थी। इन दोनों को पॉलर जाना था। गानिया की अम्मी उनको जल्दी जाने की हदायत कर रही थी और हर वक्त उधम मचाने वाली गानिया आज बहुत खामोश थी। शायद माँ बाप का घर छोड़ने का दुख था, जो आंखों से आंसू बार बार निकल रहे थे। एक लड़की के लिए ये वक्त बहुत मुश्किल होता है। उर्वा आज खुद बहुत उदास थी। इकलौती दोस्त की शादी थी, मगर उसने अपने आंसू गानिया से भी छुपा लिए थे। आंटी के बुलाने पर वो उसको लेकर बाहर आई थी। गानिया के कज़न उनको पॉलर लेकर जाने वाले थे। उर्वा के घर के सामने बख्श ने गाड़ी रोकी थी। इलाका काफ़ी अच्छा था। गाड़ी आराम से गली के अंदर तक गई थी। बख्श ने गाड़ी रोकी और उठकर पिछला दरवाज़ा खोला। फातिमा शाह और अजीम शाह के उतरने पर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया था। हाशिम पहले ही बाहर खड़ा था। उसके
अंदाज से लग रहा था कि वो बहुत उजलत में है। अजीम शाह ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खटखटाया था। आयशा कमरे में बैठी कार्टून देख रही थी जब दरवाज़ा बजा। साथ ही अमीना बेगम ने लाउंज से आवाज़ लगाई, दरवाजे पे देखो कौन है। अपने कार्टून छोड़कर उठने पर उसने काफ़ी बुरे बुरे मुंह बनाए। दरवाज़ा खोलते ही एक 50-55 साल के रोबदार से अंकल नजर आए। उनके साथ एक आंटी भी थी। अस्सलाम वालेकुम। जी अंकल, किससे मिलना है? वालेकुम सलाम बेटा, आपके बाबा से मिलना है। अंकल की बात पर उसने सर हिलाते कुछ सोचा। एक हाथ से अपनी नाक पर फिसलती हुई ऐनक को सीधा किया। बाबा तो नहा रहे हैं, मामा हैं, आप आए, अंदर आए। उनके लिए रास्ता छोड़ते उसने एक तरफ होकर कहा, अम्मी बाबा से कोई मिलने आया है। उनको ड्राइंग रूम में बिठाने के बाद उसने अम्मी को इतला दी और फिर से खिसक गई। मुबादा कहीं अम्मी कुछ और ही ना कह दें। उनके देखने पर जो चेहरे सामने आए थे वो बिल्कुल अनजान थे। वो इसी सोच में थी कि उनके साथ एक औरत उठकर उनसे पुरतपाक अंदाज में मिली। कैसी हैं बहन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। वो भी हाल हवाल पूछ रही थी जब गाजी साहब वहाँ आए। उनके आने पर अजीम शाह उठकर गले लगे। अलबत्ता हाशिम ने बैठते हुए ही गर्दन हिलाकर सलाम किया, जिस पर गाजी ने उसकी तरफ देखा। इन्हें अंदाजा हो गया कि अब क्या होगा। अमीना बेगम उनके लिए कुछ बनाने चली गई तो उन्होंने भी इधर उधर की चंद बातों के बाद उनसे आने की वजह पूछी। ये मेरा बेटा है हाशिम शाह, माशाल्लाह तालीम मुकम्मल करने के बाद अब बिजनेस में मेरा साथ दे रहा है। काफ़ी अरसे से हम इसके पीछे लगे थे कि शादी कर लो, मगर ये मानता ही नहीं था। अब ये मान गया है। आपकी बेटी को इसने कहीं देखा था, उसे अच्छी लगी बच्ची। अब हम इस सिलसिले में आपके पास दरख्वास्त लेकर आए हैं। बड़े शाह साहब की बात पर गाजी ने चंद लम्हे उनकी तरफ देखा, फिर गोया हुए। मुझे खुशी हुई आप बड़े अच्छे तरीके से मेरी बच्ची का हाथ मांगने आए हैं, मगर कुछ वजूहात ऐसी हैं कि हो सकता है ये सब मुमकिन ना हो सके। उन्होंने तहम्मुल से अपनी बात मुकम्मल की और हाशिम की तरफ देखा, जिसका उनकी बात पर गुस्से से चेहरा सुर्ख हो गया था। कैसी वजूहात? बात यह है भाई साहब कि मेरी बच्ची अभी बहुत छोटी है। वो अभी ग्रेजुएशन में अप्लाई कर रही है। उसे कुछ साल मजीद लगेंगे पढ़ने में। उसके और बहुत से शौक हैं जो मैं चाहता हूँ कि वो सब पूरे हों। कम से कम जब तक वो इंजीनियरिंग मुकम्मल नहीं कर लेती तब तक मैं उसकी शादी का नहीं सोचूंगा। अपनी बात मुकम्मल करके उन्होंने शाह की तरफ देखा। अमीना बेगम चाय के साथ समोसे, बिस्किट और फ्रूट केक ले आई थी। क्या तो आप ठीक रहे हैं, मगर एक बात मैं कहूँ तो मेरे ख्याल में आप बच्ची की शादी कर दें। हाशिम के साथ रहते हुए भी वो तालीम मुकम्मल कर सकती है। क्यों हाशिम? उन्होंने हाशिम की राय मांगी। वो जो पहले ही भरा बैठा था मजीद तैश में आया। हरगिज़ नहीं बाबा, मैं इसे इजाज़त नहीं दूंगा। वो पढ़ चुकी, उसे जितना पढ़ना था। गाजी साहब के माथे पर बल नुमदार हुए। बच्चे, वो मेरी बेटी है, मुझे ज़्यादा बेहतर पता है उसको क्या करना है और क्या नहीं। ये चीज़ आप तय नहीं करेंगे। उनकी बात पर वो उठा और अगली हरकत जो उसने की उससे अजीम साहब के होश उड़ा दिए थे और गाजी अहमद की नज़र में मजीद खुद को गिरा लिया था। वो मेरी है, अगर आप आराम से मुझे देंगे तो ठीक, वरना मुझे और भी बहुत से तरीके आते हैं। उनके गिरेबान को पकड़ते हुए वो चीखा। उसकी आवाज़ पर अमीना बेगम किचन से भागी आई और सामने का मंजर उनके होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। शाह साहब ने आगे बढ़कर उसके हाथ झटके थे और बख्श को उसे यहाँ से ले जाने की हदायत की। इन्हें आज से पहले कभी इतनी शर्मिंदगी नहीं हुई थी। उनकी औलाद इतनी बदतमीज थी, गुस्से से उनका बुरा हाल था। फातिमा शाह अलग रोना शुरू हो चुकी थी। मैं बहुत माजरत। शाह साहब की बात मुकम्मल करने से पहले गाजी ने उन्हें रोक दिया। बिल्कुल नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है आपकी माजरत की। अभी जो आपके बच्चे ने हरकत की है मुझे अंदाज़ा हो गया है कि उसके बाद वो मेरी बच्ची के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। आइंदा इस नीयत से हमारे घर मत आइएगा। आपका बेटा पहले भी मेरी बच्ची को धमकियां देता रहा है। मैं इस बात को बर्दाश्त करता रहा हूँ, मगर अब ये अपनी हद से बढ़ गया है। अजीम शाह हैरान परेशान खड़े थे, जबकि फातिमा शाह को देख के लग रहा था कि काटो तो बदन में लहू नहीं। अमीना बेगम अब रोना शुरू हो चुकी थी। कोशिश करूंगा आइंदा कोई परेशानी ना हो आपको। जाते जाते शाह साहब ने उनके कंधे पे हाथ रखकर तसल्ली दी थी। आज तो वो बिल्कुल टूट गए थे। मेहंदी खैर आफियत हो गई थी। आज बारात थी, सारे बारात के लिए तैयार हो रहे थे। उर्वा और गानिया पार्लर के लिए निकल गई थी। इन्हें वहीं से हॉल में जाना था, जबकि बाकी सब तैयार हो रहे थे। उमर आज ऑफिस नहीं गया था। उनके घर में एक अजीब हलचल मची थी। हर कोई जल्दी था, तैयार होने की कोशिश में था। हाशिम ने बख्श के जरिए मालूम करवाया था वो अपनी दोस्त की शादी में मसरूफ थी। उससे अच्छा मौका इसे कहीं नहीं मिलना था। उसे ऐन शादी के मौका पर वहां से उठा लेता और किसी को खबर भी नहीं होनी थी कि उसे जमीन निकल गई या आसमां खा गया। अपने दिमाग में वो शैतानी खेल सोच रहा था। एक हाथ में अधजला सिगरेट था, जबकि दूसरे में मशरूब पकड़े वो घूंट घूंट भर रहा था। उसके घर से आने के बाद वो अपने कमरे में था। अजीम और फातिमा ने इससे कोई बात तक नहीं की थी। ये उसके लिए काफ़ी हैरत की बात थी। गानिया को तैयार करके हॉल ले जाया गया था। सुर्ख और डल गोल्डन लहंगे में वो बहुत प्यारी लग रही थी। उर्वा ने आज गानिया का मुंतखब करदा काला और सुर्ख इम्तिजाज का सूट पहना था। बारात के आने का शोर मचा तो गानिया की कज़न ने उर्वा को भी उठाया। वो अपने दुपट्टे को ठीक करते बाहर आई। उमर जो वाजिद की किसी बात को सुनते मुस्कुरा रहा था, एकदम उसकी नज़र उर्वा पर पड़ी और उसके हंसते लब सिमटे। वो आज इतनी प्यारी लग रही थी कि बेख्तियार उसका दिल क्या वो उसकी हो जाए।
आज उसने दिल में मजबूत इरादा किया था कि वो इतनी अच्छी और मासूम लड़की को कभी गलत हाथों में नहीं जाने देगा, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। उसे कोई होश नहीं था। वाजिद के धोखा देने पर होश की दुनिया में लौटा था, मगर देख अभी भी उसे ही रहा था। उसे खुद भी नजरों का गुमान हुआ। मुड़कर देखने पर उसे अंदाजा हुआ वो इतनी देर से क्या कर रहा था। सामने गाजी साहब खड़े उसे बड़ी संजीदा नजरों से देख रहे थे। उसने गड़बड़ाकर नजर फेरी। दिल ही दिल में खुद को कोसा। आज दिल कुछ ज्यादा ही बेख्तियार हो रहा था। गानिया को वाजिद के साथ बिठाया गया। वो दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रहे थे। उर्वा को एक अनजान नंबर से बार बार मैसेज आ रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कौन है। अभी वो मोबाइल पर आने वाला मैसेज पढ़ रही थी जब उसे याद आया कि गानिया का गिफ्ट तो गाड़ी में रखा। कुछ सोचकर वो उठी और बाबा को कॉल मिलाई। उनसे गाड़ी की चाबी का पूछकर वो हॉल से बाहर आ गई। वो सामने ही खड़े थे। चाबी उनसे लेने के बाद वो सीढ़ियां उतरती नीचे चली गई। गाड़ी की डिग्गी खोलकर गिफ्ट निकाले, गाड़ी लॉक की और गिफ्ट उठाकर पलटी ही थी जब उसका हाथ किसी ने अपने मजबूत हाथ में जकड़ा। उसके हलक से चीख बरामद हुई। मुकाबिल ने उसका भी गला घोंट दिया। ना ना मेरी जान, चिकना नहीं, मैं हाथ हटा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। खामोशी से उसने उर्वा की होंठ बनी शक्ल को देखते हुए कहा। वो हैरत से सामने खड़े शाह को देख रही थी। उसके वहम गुमान में भी नहीं था वो उसे फिर देखेगी। वो उसके बहुत पास खड़ा था। आवाज में एक महसूस की जाने वाली कपकपाहट थी। मुंह से अजीब सी बदबू आ रही थी। आंखें सुर्ख हो रही थी। वो उसे कहीं ले जाने के लिए आया था और अब उसे अपने साथ घसीटकर अपनी गाड़ी की तरफ ले जा रहा था। वो एकदम होश में आई और अपना बाजू उसे छुड़ाने की जद्दोजहद करने लगी। जब उसने बाजू नहीं छोड़ा तो उसने शाह के बाजू पर पूरी कुव्वत से अपने दांत गाड़े। जिससे उसके हाथ पर शाह की गिरफ्त ढीली पड़ गई थी। उसने एक झटके से हाथ छुड़वाया। शाह ने गुस्से से खौलते हुए अपना हाथ उसे मारने के लिए उठाया था, मगर वो रास्ते में ही रुक गया था। बहुत हो गया हाशिम शाह, बहुत कर लिया तुमने तमाशा, मगर अब और नहीं। मैं तुमसे कहता रहा इस लड़की से अच्छे तरीके से मिलो, इसके घर आराम से रिश्ता भेजो, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मगर अब और नहीं, मैं भी देखता हूँ तुम अब इसको कैसे नुकसान पहुंचाते हो। बात के इख्तिताम पर उमर ने उसका हाथ झटका था। उमर, तुम इस मामले में अब ना बोलो, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वो एक बार फिर उर्वा की तरफ बढ़ा। उमर ने उसे धक्का दिया तो वो लड़खड़ाया। हाशिम शाह, अब मजीद नहीं, मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा ये सब करने की। उर्वा को अपने पीछे करते हुए वो बिल्कुल हाशिम के सामने आ गया था। उसने ऊपर से हाशिम को देखा था। उसे इसी वक्त किसी खतरे की घंटी सुनाई दी। वो बाहर भागा था और बाकी हाशिम फिर उसे अगवा करने की कोशिश कर रहा था। अंदाज वार्न करने वाला था। इन्हें जब यहाँ लाया गया तो वो दम तोड़ चुके थे। उन्होंने गाड़ी चलाने से पहले ड्रग्स ली हुई थी। इस वजह से वो गाड़ी कंट्रोल नहीं कर सके और इस कदर शदीद एक्सीडेंट हुआ कि इन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला। अगर वो नशे की हालत में ना होते तो शायद वो बच सकते थे। डॉक्टर ने गोया उनकी समात पर बम फोड़ा था। ड्रग्स की बात पर अजीम शाह को धचका लगा था। उनका लाडला बेटा किस नासुर का इस्तेमाल करता रहा था उन्हें कुछ खबर नहीं थी। उन्होंने कितनी कोशिश की थी वो उनसे अपनी हर बात शेयर करे, मगर वो ऐसा नहीं करता था। फिर पढ़ाई मुकम्मल करके भी उनके साथ ऑफिस जाता था, मगर वो अक्सर रात को लेट आता था। उमर उसे कितना रोकता था कि हाशिम शराब मत पिया करो, मगर वो उसकी बात हमेशा टाल जाता था। कितनी बार उसने कोशिश की कि वो अपनी परेशानी उसको बताए, मगर वो ऐसा भी बहुत कम किया करता था। वो अजीम शाह को सिर्फ इस उम्मीद पर अभी तक ये बता नहीं सका था कि शायद वो ठीक हो जाए, मगर सब खत्म हो गया था। आज वो इस दुनिया से चला गया था। वो पास पड़ी कुर्सी पर गिरता शिद्दत से रो दिया था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी वो एक बाप को सहारा देता। उसने अपना इतना पुराना दोस्त खोया था। हाशिम में लाख बुराइयां सही, मगर उसने पूरी कोशिश की थी वो उसको सुधार दे, मगर वो अपनी जिद पर कायम रहा। फिर भी इनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। ये वाकया अजीम और फातिमा के लिए बहुत तकलीफदेह था। शाह उनकी इकलौती औलाद था। उससे इनको हजारों उम्मीदें वाबस्ता थी। वही इनकी खुशियों का बाइस था, मगर अब सब खत्म हो चुका था। जनाजा हो चुका था। गाजी अहमद और उमर के वालिद भी जनाजे में शरीक हुए थे। अभी भी वो बड़े शाह के पास बैठे थे। उन्हें बहुत अफसोस हुआ था ये सुनकर के हाशिम शाह का इंतकाल हो गया। ये सब बहुत तकलीफदेह था। वो बहुत बुरा शख्स था, मगर फिर भी अपने वालिदैन के लिए खुशियों का बाइस था। वानिया की शादी के बाद वो घर आ गई थी। अम्मी से उसे पता चला कि हाशिम शाह इस दुनिया में नहीं रहा तो कुछ पल को जैसे उसे यकीन नहीं आया था, मगर फिर अम्मी ने जब उसे इनके घर आने का और रिश्ते लाने का सारा वाक़या सुनाया तो गोया उसका गुस्सा सातवें आसमां पर जा पहुंचा था। वो बदतमीज़ इंसान मरने से पहले भी उसके बाप को अजियत देना नहीं भूला था, मगर अब वो इस दुनिया में नहीं था। उसने अल्लाह से उसकी मग़फ़रत की दुआ मांगी। वो उसे माफ़ कर चुकी थी। वैसे भी एक मरे हुए इंसान से बुग़्ज़ पालना अक्लमंदी नहीं थी। उसने वहाँ से उठते ही अपनी मेल चेक की थी और खुशकिस्मती से उसे दोनों यूनिवर्सिटियाँ सेलेक्ट कर चुकी थी। वो थी ही काफ़ी ज़हीन। कहीं भी अपना आप मनवाना उसके लिए मुश्किल काम नहीं रहा था। उसने बाबा के आने पर उनको ये खुशखबरी सुनाने का सोचा था। उमर अभी तक सदमे की हालत में था। गाजी साहब को देखकर खामोशी से उठा और उनके गले लगकर रो दिया। अंकल, इसे माफ़ कर दीजिएगा, उसने बहुत गलत किया, उर्वा के साथ, आपके साथ, मगर जो भी था अब उसे माफ़ कर दीजिएगा। उसकी पुष्ट पर हाथ फेरते उन्होंने दूसरे हाथ से आंख का कोना
साफ किया था। इन्हें उमर को इस तरह देखकर बहुत दुख हुआ था और जब वो बोले तो सिर्फ इतना, उमर मैं उसे माफ कर चुका हूँ, अब अल्लाह भी उसे माफ कर दे। कुछ दिन मजीद वहाँ रहने के बाद वो वहाँ से चले आए थे। जिंदगी मामूल पर आ गई थी। उर्वा को बाहर पढ़ने के लिए भेजने पर अमीना बेगम को भी कोई एतराज नहीं था और फिर वो सबकी दुआओं में जर्मनी से अपनी इंजीनियरिंग करने, अपने ख्वाब पूरे करने चली गई। गानिया शादी के बाद इस्लामाबाद जा चुकी थी। जाते हुए वो अपनी इकलौती सहेली को ढेरों हदायत करना नहीं भूली थी। 2 साल पलक चिपकते गुजर गए थे। अमीना बेगम से गानिया की शादी में एक खातून ने उर्वा के लिए बात की थी, मगर उनके बताने पे कि वो भी पढ़ना चाहती है, मगर उनके बार बार इसरार पर उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो अपनी बेटी की शादी उससे करना चाहती हैं। इस तरह दोनों खानदान की बाहिमी रजामंदी से उमर हुसैन और उर्वा गाजी का रिश्ता तय पा गया था। उमर अब भी वापस नहीं गया था। बाकी घर वाले वापस कनाडा जा चुके थे। अब उन्होंने उसकी शादी पर ही आना था, जो कि 2 साल बाद थी। 2 साल बाद उसकी ग्रेजुएशन हो जानी थी और फिर वो बाद में पढ़ लेती। ऐसे उमर के ख्यालात थे। वो इस वाक़ये के बाद काफ़ी अरसे तक उदास रहा, मगर अब संभल गया था। जाने वालों के साथ नहीं जाया जा सकता। हम इंसान बहुत अजीब होते हैं। सारी ज़िंदगी ये सोचते हुए गुजार देते हैं कि फ़लाँ ना रहा तो हम भी मर जाएंगे, मगर हमें सिर्फ वक्ती दुख होता है, फिर ज़िंदगी अपने मामूल पर आ जाती है। वो पिछले 2 साल से वहाँ पढ़ रही थी। अम्मी, बाबा, आयशा, गानिया सब की उसे बहुत याद आती थी, मगर उसके कुछ ख्वाब थे जिन्हें वो पूरा करने यहाँ आई थी। यहाँ आकर उसने मुख्तलिफ पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स में भी हिस्सा लिया था। वहीं एक पाकिस्तानी कॉफ़ी शॉप पर उसने जॉब भी शुरू कर दी थी। गाजी साहब ने मना किया था, मगर उसका ख्याल था उसके पास बहुत वक्त होता है, वो मसरूफ़ रहेगी तो आदी हो जाएगी, तो वो खामोश हो गए। घर से दूर रहना बहुत मुश्किल था, मगर फिर उसने खुद को आदत डाल ली थी। उसके साथ पाकिस्तानी और एशियन स्टूडेंट थे। 2 साल मजीद थे और फिर उसे वापस चले जाना था। बाकी सब तो ठीक था, मगर जब उसे पता चला अम्मी ने उसके लिए लड़का ढूंढ लिया है, तो मानो उसका दिल करता था वो यहीं कहीं रह ले। गानिया की एक बेटी थी, हुरैन, बिल्कुल अपनी माँ पे गई थी। जब भी उर्वा की उससे बात होती तो उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती थी। ऐसा लगता था जैसे छोटी सी गानी उससे बात कर रही हो। अम्मी को अब उसकी शादी की जल्दी थी। उनका ख्याल था गानिया की एक बेटी भी है और अब उर्वा के बारे में सोचना चाहिए। और फिर उन्होंने उसके लिए लड़का ढूंढकर दम लिया था। उनका ख्याल था अभी उसका निकाह कर देते हैं, फिर उसके वापस आने पर रुखसती कर दें, मगर खैर बाबा ने उसका साथ देते हुए अम्मी को उसकी डिग्री कंप्लीट होने तक रोक लिया था। लड़का अच्छा था, अपना बिजनेस था। उसकी माँ ने उर्वा को गानिया की शादी में देखा था। सब कुछ ओके था, बस उर्वा का इंतज़ार था। गानिया ने भी उसको फ़ोन करके काफ़ी छेड़ा। जब भी वो उर्वा से बात करती थी उसे ज़रूर तंग करती थी। पहले तो उसे इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर गानी की बातों ने उसके दिल में तजस्सुस पैदा किया था कि वो कौन है। मगर भला हो गानी का, उसने कसम खा रखी थी उसे नाम पता कुछ भी ना बताने का, और आयशा से वो मांग नहीं सकती थी। 2 साल मजीद गुजरे थे और उसके वापस जाने का वक्त आ गया था। अपनी जहानत से वो वहाँ भी मशहूर हो गई थी। हर कोई उसे यही कही जा रहा था कि बहुत याद आओगी। 1 हफ्ते बाद उसकी फ़्लाइट थी और वो दोस्तों के साथ सबके लिए गिफ्ट लेने निकल गई थी। 4 साल बाद वो अपनों में वापस आई थी। सबकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। कुछ दिन बाद उसकी शादी तय पाई थी। हर तरफ एक अफरा तफरी का माहौल था। कोई शादी की शॉपिंग में मसरूफ था तो कोई दूसरे इंतजामात देख रहा था। गानिया भी उसके पास आ गई थी और मुसलसल उसे छेड़ने में मसरूफ थी। अम्मी ने उस लड़के की तस्वीर दिखाई थी और ये देखकर हैरान रह गई थी कि वो कोई और नहीं बल्कि उमर था, बस थोड़ा सा बदल गया था। हाशम के बाद उसने खुद को बिजनेस में मसरूफ कर लिया था। अम्मी के कहने पर उसने शादी के लिए हाँ की थी और कुदरत की अता पर वो हैरान था कि उसकी माँ को भी वही लड़की पसंद आई थी जिसको देखकर उसका दिल धड़कता था। वो पहले से थोड़ा बदल गया था। हर वक्त जो मुस्कुराहट उसके चेहरे पर रहती थी उसकी जगह अब संजीदगी ने ले ली थी। आंखों पर फ्रेमलेस ग्लासेस का इजाफा हुआ था जो उसे मजीद खूबसूरत बनाती थी। आजकल वो थोड़ा खुश था। 4 साल के तवील इंतजार के बाद वो वक्त आ गया था, वो उसकी होने जा रही थी। 4 साल उसने उर्वा से कोई राब्ता नहीं रखा था। अब वो एक बार ही उससे तब मिलना चाहता था जब वो उसकी हो जाती। डीप रेड लहंगे में खूबसूरत सी ज्वेलरी पहने, मुनासिब मेकअप में वो बहुत प्यारी लग रही थी। सबसे खूबसूरत उसकी नाक में पहनी वो नोज पिन थी जो उसकी छोटी सी नाक में हीरे की तरह चमक रही थी। उमर के कमरे में बैठी वो इस वक्त सख्त घबराई हुई थी। कितने अरसे से उसने उमर को नहीं देखा था। पता नहीं वो कैसा था। पहले तो बहुत नरम दिल हुआ करता था, पता नहीं अब कहीं गुस्सीला ना हो गया हो। यही सोचकर उसको मुसलसल परेशान कर रही थी। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़ पर वो चौंकी। वो आ चुका था। अस्सलाम वालेकुम। उसके सलाम के जवाब में वो गर्दन भी ना हिला सकी। जुबान तो जैसे तालू से चिपक गई थी। वो अपनी सफ़ेद कमीज़ के बाजू कोहनियों तक फोल्ड करते उसके सामने बैठा था। उसके बैठने पर वो बेअख्तियार पीछे हुई, हाथ कांपे थे। उमर ने ये घबराहट महसूस की और धीमे से मुस्कुरा दिया। ओह, तो मिस उर्वा गाजी ने मिसेस उमर घबराती भी हैं। आई लाइक इट। उसका यख बस्ता हाथ अपने हाथ में लेते उसने पुरानी बात याद दिलाई थी। दूसरे हाथ से उसका घूंघट उठाया और चंद पल उसके सजे संवरे रूप को देखता रहा। आखिरी बार उसको इस तरह 4 साल पहले देखा था। अब तो वो और भी प्यारी लगी थी। उसके घूंघट उठाने पर वो सर झुका गई थी। उसने उसका चेहरा ऊपर उठाया।
घबरा रही हो? चलो आज तुम्हें मैं ये बताता हूँ तुम मुझे कब अच्छी लगी। उसके दोनों हाथों की हथेलियों को चूमते वो उसकी गोद में सर रखकर लेट चुका था। तुम्हें पहली बार जब देखा तो तुम अच्छी लगी थी, मगर तब ऐसा कुछ नहीं सोचा था, मगर फिर तुम अचानक अच्छी लगने लगी। मेरा दोस्त तुम्हें चाहता था, मैंने सोचा खैर है, मैं पीछे हट गया, मगर खुदा हमें मिलाना चाहता था तो बस उसने असबाब पैदा कर दिए। उसके चेहरे की तरफ देखकर उसने बात मुकम्मल की, जबकि वो रोना शुरू कर चुकी थी। उर्वा, क्या हो गया यार, बात तो सुनो। देखो, रो तो मत। उसके रोने पर वो घबराकर एकदम सीधा हुआ। उसे अपने साथ लगाते हुए वो तसल्ली दे रहा था। आप बहुत अच्छे हैं। उसकी बात पर वो हैरानगी से चंद पल सोचने के बाद खुलकर मुस्कुरा दिया। आखिरकार उसको उसकी मोहब्बत मिल गई थी। सुनो, एक बात कहनी है, मुझे मंजिल बना लो तुम, गमों में डूबना कैसा, मुझे साहिल बना लो तुम, जो तेरे वास्ते धड़के, मुझे वो दिल बना लो तुम, जो तेरी आंखों में बस जाए, मुझे वो काजल बना लो तुम। सुनो, एक बात कहनी है, मुझे अपना बना लो तुम। सुनो, मुझे अपना बना लो तुम। इस दुनिया में दो तरह के लोग पाए जाते हैं, एक हाशिम जैसे जो हर चीज़ और इंसान को अपनी जागीर समझते हैं। अगर उनको कोई पसंद भी आ जाए और वो उनको ना मिले तो उसे अपनी जिद और अना का मसला बना लेते हैं। न सिर्फ खुद की बल्कि दूसरों की ज़िंदगी भी तबाह कर देते हैं। फिर इनका अंजाम भयानक होता है। दूसरी किस्म उमर जैसे लोगों की होती है, जो हर हाल में अपने दोस्त का साथ देते हैं। ऐसे लोग बहुत खूबसूरत होते हैं, जो दूसरों के लिए अपनी जान देने को भी तैयार रहते हैं। अभी मैं उसकी राहों पर बिछाती हूँ फ़कत पलके, है बाकी जान का सदका, अभी तकरीम बाकी है।